फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल शिव पांडे क्लासेस। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ना आप लोग को थोड़ा सा सिलेबस बता देते हैं। आज हम लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस क्या आपको पता है? अभी ऑनर्स किसका ऑनर्स है? ऑलमोस्ट सभी का। अब ऑनर्स में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक बहुत मेजर रोल रहेगा, क्योंकि आप सब में पास हो जाओगे। अगर इसमें फेल हो गए तो ऑनर्स लेने पे ही डाउट हो जाएगा। क्यों ऑनर्स? देखिए, अगर आपको फोकस करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट। बहुत लेंदी है। अभी मैं एक एक देखो, आप बोलोगे तो सर 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर है? 6 चैप्टर नहीं है। 6 चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है 6 चैप्टर। अभी मैं वन बाय वन बताऊंगा। उसके पहले कुछ जनरल बातें आपको बताना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इनरोलमेंट ले लिया है, मैं जो लोग लेंगे, दोनों की बात कर रहा हूँ। जब भी आप एडमिशन लेते हो, आपका प्रोसेस विद इन 24 आवर होगा। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा, तुरंत आपको बुक्स मिल जाएगी। सब कुछ तुरंत तुरंत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ और भी काम होते रहते हैं। ठीक है ना? जब भी आप कोई कॉल मैसेज करते हैं, हैव ए पेशेंस, आपको रिप्लाई मिलेगा। 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पहला बात, बुक्स हम लोग सितंबर से इशू करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी हम लेट से लगभग 200 एडमिशन हो चुका है। एक बार में हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कितना बुक्स मंगाना। क्या होता है कन्वीनियंट प्रिंटिंग, क्योंकि जहाँ पे हम लोग बुक्स करवाते हैं वहाँ हम लोग को टाइम फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं तो नहीं करवाता, और भी लोग करवाते हैं। वो बोलता है सर एक बार में ही ऑर्डर दे दो। लेट से मैंने आ जाओ आ जाओ। अब लेट से मैंने उसको ऑर्डर दे दिया और अचानक से फिर डिमांड बढ़ गई, तो मेरा जो सेकंड स्लॉट आता है, वो सेकंड स्लॉट आने में टाइम लगता है। बिकॉज जब वो मेरा काम करेगा तो 24 आवर मेरा काम करेगा, किसी और का काम नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि वो लोग बल्क में करता है ना। बल्क में करता है, इसलिए हम लोग आपको सस्ता में क्लास भी दे पाते हैं। अदरवाइज बुक की कॉस्ट ही निकल जाएगी 1000-1500, तो आपका कॉस्ट का मतलब क्लास का दाम बढ़ जाएगा। तो आपके बेनिफिट के लिए हम लोग ऐसे जगह पे बुक्स प्रिंट करवाते हैं जहाँ पे हमारी कॉस्टिंग कम है, जिससे बच्चा लोग का 300-400 में सारी सारी बुक्स आ जाए। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पे हम लोग को स्लॉट फिक्स करना पड़ता है। एक बार अगर वो स्लॉट निकल गया तो दोबारा स्लॉट आने में फिर हफ्ता भर 10 दिन वेट करना पड़ता है। तो एक बार हम लोग डिमांड चेक करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग ऑर्डर देते हैं। और जब भी हम लोग ऑर्डर देते हैं तो 50-100 बुक एक्स्ट्रा ही करते हैं। तो क्योंकि देखो, अभी रिसेंटली एग्जाम देकर सब एडमिशन तो लेता नहीं, कोई घूमने चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो सितंबर का फर्स्ट वीक में हम लोग डिमांड देके फिर हम लोग ऑर्डर दे देंगे। विद इन जिस दिन हम लोग ऑर्डर देंगे, वहां से 3 से 4 दिन में प्रिंट आउट होकर के 5वें 6ठे दिन यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। पहले ऑफलाइन को बुक मिलेगा, फिर जिनका डिलीवरी वाला ऑप्शन है उनको फिर डिलीवरी वाला दिया जाए। बिकॉज हम लोग डिलीवरी जो करवाते हैं वो इंडिया पोस्ट से करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पैक करके रखते हैं। इंडिया पोस्ट का जो कलेक्शन कलेक्शन मेंबर है वो आता है, बुक उठा के चला जाता है। कलेक्शन चार्जेस भी हमें पे करना पड़ता है, तो कन्वीनियंस चार्जेस भी होता है, वो सब भी पे करना पड़ता है। तो कोई भी प्रोसेस करने में टाइम लगता है। आज अगर आपने फॉर्म भरा है, सितंबर में अगर आप बुक का, फॉर एग्जांपल सितंबर आपने बुक डिलीवरी का फॉर्म भरा है, आपको एटलीस्ट 10 डेज वेट करना पड़ेगा। बिकॉज बुक्स आएगी, पैकेजिंग होगी, फिर इंडिया पोस्ट वाला आएगा, ले जाएगा। और एक बार में एक बुक तो जाता नहीं है, 200-300 बुक जाएगा। 200-300 बुक को, वो लॉट को क्लियर करने में टाइम लगता है इंडिया पोस्ट का, क्योंकि ऑलरेडी भी वहाँ बहुत सारे लॉट पड़ा रहते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आता है, स्टाफ बेचारा खाली क्वेरी को सॉल्व करने में परेशान है। इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने क्लियर कर दिया, हैव ए पेशेंस, आपको बुक्स मिल जाएगी। ठीक है? और जब भी कॉल मैसेज करो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है? हम लोग का एक अनाउंसमेंट चैनल है, एक बार आप उससे जुड़ जाइएगा। कोई भी अगर क्लास कैंसिल करना है या क्लासेस एक्स्ट्रा देना है या किसी दिन छुट्टी है, तो अनाउंसमेंट चैनल के थ्रू आएगा, तो वो आप उसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो अनाउंसमेंट रहेगा। हम लोग का एक अलग से डिस्कशन चैनल है, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है ना, ग्रुप में अगर हम लोग कुछ मैसेज किए और आप लोग अगर बातचीत करोगे, तो सेंटर का जो मैसेज गया वही आपको समझ में नहीं आएगा। सर का मैसेज कहाँ है, पता चला दोस्त यार का मैसेज दिखा। तो डिस्कशन का अलग है, अनाउंसमेंट का अलग है, और आपका एक प्रॉपर ग्रुप क्या है अलग है। हम लोग अलग से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट। अभी क्लासेस हम लोग गूगल मीट के थ्रू करवा रहे हैं राइट नाउ। हमारा जो एप्लीकेशन अभिषेक पांडे क्लासेस, वो एप्लीकेशन हम लोग जूम से, जूम हमारा जूम सुना, जूम वीडियो वीडियो कॉल का जो ऐप होता है, जूम से इंटीग्रेटेड है। ठीक है? मतलब क्लासेस आपको अलग से जूम डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशन में ही वो इंटीग्रेटेड है। एप्लीकेशन में मैं लाइव स्टार्ट करूंगा, आपको नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन आएगा। सपोज अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको पता है ना कि 12 बजे से अकाउंट्स होता है या 12 बजे से ये वाला क्लास होता है। आपको वहाँ पे एक लाइव सेक्शन मिलेगा, दो सेक्शन मिलेगा, एक मिलेगा रिकॉर्डिंग सेक्शन और एक मिलेगा लाइव सेक्शन। तो लाइव सेक्शन में क्लिक करिएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वहीं पे दिखेगा। जस्ट आप क्लिक करके डायरेक्टली जुड़ जाओगे, आपको अलग से जूम वगैरह डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ता। सर इसका बेनिफिट क्या है?
जूम आपको पता है बहुत हैवी सॉफ्टवेयर। जूम बहुत ज़्यादा सीपीयू लेता है, बिलीव नहीं कीजिएगा, हम लोग जब जूम से पढ़ाते हैं डायरेक्टली जूम ओपन करके 70% सीपीयू सिर्फ जूम ले लेता है। तो बहुत ज़्यादा रैम और बहुत ज़्यादा सीपीयू कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आप लोग का फ़ोन स्लो ना हो जाए, दैट इज़ व्हाई हम लोग ऐप से ही इंटीग्रेटेड करवा दिए, बिकॉज़ अगर आपके फ़ोन में जूम चलेगा, आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, आपका फ़ोन हैंग करना स्टार्ट होता है, ये बहुत बड़ा कंप्लेन है, समझ रहे हो? तो ये सब कुछ बेनिफिट है, तो अभी क्या है ना, ऐप में थोड़ा हम लोग कुछ काम करवा रहे हैं, अपने तरफ से कुछ कस्टमाइज़ करवा रहे हैं, ठीक है? तो पेमेंट-वेमेंट सब कर दिया, वो कस्टमाइज़ होने में 1 हफ्ता का टाइम लगेगा। वेबसाइट को भी कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ऐप को भी कुछ कस्टमाइज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ इश्यू था, ठीक है? वो ऐप बनते मतलब ऐप बना हुआ है, ऐप को वो प्रॉपर अपडेट होने में 1 हफ्ता का टाइम लगेगा। तो प्रॉपर जो आपका ऐप में जो क्लासेस मिलना स्टार्ट होगा वो फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपको क्लासेस ऐप में नहीं मिलेगा। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको गूगल मीट के थ्रू पढ़ा दिया, आ जाओ भाई, और यूट्यूब पे डाल दूँगा। अगर आपको रिवाइज़ करना तो आप यूट्यूब से कर लेना। अरे आप बनो। ठीक है? आई थिंक मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि जो भी क्लासेस मिलेगा वो जूम से, जो भी क्लासेस मिलेगा वो सितंबर ऐप में क्लासेस मिलेगा सितंबर से, ठीक है? राइट नाउ पूरे अगस्त तक मतलब 20 से जो 10 दिन का टाइम हो रहा, हमारा पूरा डेमो क्लास चलेगा। डेमो मीन्स आप लोग का डिमांड था सर कुछ डेमो क्लास दे दो, तो डेमो क्लास चलेगा 10 दिन। उसके बाद फुल फ्लेजेस हम लोग का क्लासेस चलेगा, फुल फ्लेजेस चलेगा। और आपको पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अब आपको रियल पढ़ाई दिखेगी सेमेस्टर 5 से, नो एमसीक्यू, ठीक है? अब आप मैराथन के भरोसे मत बैठना। हम लोग मैराथन लाते हैं, चलो अच्छी बात है। उसका हमारा ही बेनिफिट और आपका ही बेनिफिट, ऐसा नहीं सिर्फ एक का बेनिफिट, ये फैक्ट है। बट मैराथन भरोसे जो बैठा भाई, लिटरली बता रहा हूँ, राइट नाउ आप सेमेस्टर 5 में हैं। अगर आप फेल हो गए, ऐसे भगवान करे पहला पहला दिन भी ऐसा वर्ड ना यूज़ करूँ, मेरे को डर लग रहा है ऐसा वर्ड यूज़ करने में। सपोज़ अगर आप फेल हो गए, आप समझ नहीं रहे हैं आपका 1 साल खत्म। क्योंकि आपको पता नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कोई ना कोई लोग रास्ता चुन लेते हैं। किसी को सीए करना है, होता है ना डायरेक्ट एंट्री, किसी को एमबीए करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। सपोज़ आपका मन है सीए करने का बट आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिनका सेमेस्टर 5 क्लियर नहीं है, सेमेस्टर 6 क्लियर नहीं है, बट वो कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए हैं। क्योंकि सारा का सारा एग्ज़ाम कहाँ सारा का सारा फ़ोकस कहाँ लगा दिया? कैट में लगा दिया। इधर फ़ोकस ही नहीं किया, इधर इधर लटक गया। मेरा एक स्टूडेंट है आयुष कुमार बोल के, बिहार से पढ़ने आया था, ये ग्रीस पार पीजी में रहता था। 2 बार से सेमेस्टर 6 में फेल हो रहा है, अब बार-बार एफएम में फेल हो रहा है। इस बार हम उसको बोले बाबू तुमको एफएम हम पढ़ाएँगे, 2 बार कहीं और से पढ़ा। सर बोले ठीक है हम तुमको एफएम पढ़ा देंगे। कैट क्लियर है, कैट क्लियर है, जो कॉलेज चाहता था वो कॉलेज उसका एडमिशन भी हो रहा है। लेकिन बेचारा कैसे कैट क्लियर हो, ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो चाहिए, कॉलेज कॉलेज के लिए मार्कशीट तो चाहिए, मार्कशीट ही नहीं दे पा रहा है। तो जो 2 साल से पढ़ा हुआ है, अगर वो मार्कशीट क्लियर कर लिया होता तो 2 एमबीए का कोर्स कितने साल का होता है? 2 साल। अब तो उसका 2 साल कंप्लीट हो जाता, अब वो जॉब करता, उसकी प्लेसमेंट हो जाती, लेकिन दो अभी भी वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है। तो सोचो कैट क्लियर करके बैठा हुआ बंदा। तो बता रहे प्लीज़ अभी मत करना, जो सेमेस्टर 4 तक जितना भी कांड करना था कर लिए, अब मत करना वरना लेने का देना पड़ जाएगा। और मैं कुछ भी बोलता हूँ, उसी के लिए बोलता हूँ जो लाइफ़ में कुछ ढंग का करना चाहता है, ठीक है? मैं उनको कभी जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, मेरा कोई रिलेशन नहीं उनसे। क्योंकि मैं उनको कुछ बोलूँगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं कुछ भी अगर बोलता हूँ, तो आप अपने को अज़्यूम कर लेना कि सर से वाइब्स मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो कान खोले सुन लेना, वरना बोला सब बकवास करिए कोई बात नहीं, हमारे लिए नहीं बोल रहे। अगर कुछ भी मोटिवेट किया, कुछ भी ज्ञानबाज़ी किया तो वो इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ आपका भला चाहता हूँ, ठीक है? तो पहले बता रहा हूँ सेमेस्टर अभी इसके लिए मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे एनसीसी कर रहे थे एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग, निकाल दें? चलो, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अच्छा एक बैच और टेंशन ना लो, मुझे पता है बैठने का भी बहुत सारे स्टूडेंट भी आए नहीं है। एक बैच तो और मतलब सेमेस्टर 4 में भी 2 बैच था, मतलब मोर देन 100 प्लस एडमिशन था ऑफलाइन में। 2 बैच वहाँ भी चल रही थी, यहाँ भी 2 बैच मिनिमम 2 बैच होगा, एज़ पर डिमांड तीसरा भी करना पड़ जाएगा। बट अभी 2 बैच चलेगा, ठीक है? चलो, तो मैं बात आपको ये बता रहा हूँ, प्लीज़ सीरियस होके पढ़ाई करना और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये वाला बैच में, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी, बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा, दिवाली पूजा, छठ पूजा, कर्मा पूजा, गणेश पूजा, ठीक है, भैया दूज, क्रिसमस, न्यू ईयर, है ना? और उसके बाद समझ रहे हो ना,
बीच में तुम लोग जो अपना, ये तो गवर्नमेंट दे रहा है, भगवान दे रहा है, कल्चर दे रहा है, बाद में तुम लोग अपना जो मनाएगा। सर ये तो सबका हो गया, अब तो अपना भी चाहिए सर, अपने को भी अलग से चाहिए। ये सबसे टफ, ये जो बैच, ये वाला जो महीना पढ़ाई होता है ना, यहाँ पे तो घर जाके पकड़ के, बाबू चलना पढ़ने चल, ऐसे करना पड़ता है। तो बच्चा तुरंत डिस्ट्रैक्ट, आप पढ़ने आए, बोल रहा है, अरे भाई क्या पढ़ने जा रहा हो, चल ना वहां चलते हैं, तुरंत डिस्ट्रैक्शन। और सबसे बड़ा इशू, एक तो 1 महीने का छुट्टी प्रॉपर, दूसरा एग्जाम कभी 5 महीने में होता है, कभी 4.5 महीने में होता है, और सिलेबस सबसे बड़ा है। मतलब ये जो सेमेस्टर है, इसमें अगर मैं वीक में 6 डेज भी पढ़ाऊंगा तो कम है। मैं बता रहा हूं, अगर मैं 6 दिन भी आपको पढ़ाया वो कम है, अगर अच्छे से बात कर रहा हूं। अगर सातों को सातों दिन पढ़ाऊं तो मतलब सोचो, वो थोड़ी सी बेनिफिट करेगा, 6 दिन तो कम ही है भाई। अब आपको कुछ रूटीन बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस बहुत वास्ट है, मिनिमम मिनिमम 2 दिन, जरूरत पड़ेगा तो 3 दिन भी हो जाएगा, मिनिमम 2 दिन। टैक्सेशन भी आपका वास्ट अब नहीं बोल सकते, रीजन बताऊं, बिकॉज आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिया, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में फिर कंप्यूटेशन वगैरह आ जाता है, तो आपने डिडक्शन पढ़ लिया, 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिया है। हाँ, एक जो बेसिक्स होता है, आपने वो बेसिक्स पढ़ लिया, तो टैक्सेशन अकाउंट से कंपेयर में उतना वास्ट नहीं है, बट है वास्ट है, पर अकाउंट से कंपेयर में उतना वास्ट नहीं है। तो 2 दिन टैक्सेशन, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 दिन होगा भाई, तो 2 दिन टैक्सेशन, 2 दिन अकाउंटेंसी, कितना दिन हो गया? 4 दिन। आपका एक दिन मैथ का क्लास होगा, कितना दिन हो गया? 5। अब सोचो, हफ्ता में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, 5 कैसे चला गया? बचा कितना सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट। अब एक दिन ही 2 सब्जेक्ट करना पड़ेगा, वरना संडे आना पड़ेगा। अब वो एक दिन आओ, 1.5 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ो और 1.5 घंटा ऑडिट पढ़ो, बीच में 15 मिनट 20 मिनट जितना बोलोगे ब्रेक दे देंगे, नहीं तो फिर संडे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर संडे आना पड़ेगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। अब आप डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो आप संडे आके पढ़ना चाहते हो या एक दिन आके 2 क्लास करना चाहते हो। मैं पहले तो अकाउंटेंसी 2 दिन, अकाउंटेंसी तो भाई सिलेबस है, सिलेबस का डिमांड है, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अकाउंटेंसी 2 दिन, टैक्सेशन 2 दिन, कितना दिन हो गया? 4 दिन। एक दिन मैथ, 5 दिन, ठीक है। 7 में से 5 दिन निकल के बचा कितना? 2 दिन। 2 दिन में तुमको एक दिन आराम चाहिए, संडे, बचा एक ही दिन, एक ही दिन में 2 चैप्टर 2 क्लास करके जाओ। अब मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, डिमांड है तो करना पड़ेगा। और आपको मैं पहले बताता रहा हूँ, ऑडिट कितने मार्क्स का है? ऑडिट कितने मार्क्स का? 100। कितने मार्क्स का है? 100। उसमें से 20 नंबर हटा दो, मतलब 80 नंबर का ऑडिट है। ऑडिट कितने मार्क्स का है? 80। इकोनॉमिक्स कितने है का? 40। पर देख लेना, जितना क्लासेस ऑडिट में लगेगा उतना ही क्लास इकोनॉमिक्स में लगेगा। मैं आज से इकोनॉमिक्स, मेरा टीचिंग स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स से, पुराने स्टूडेंट जानते हैं। मैं इकोनॉमिक्स करीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर मैंने ऑडिट में 30 क्लास दिया तो इकोनॉमिक्स में भी 30 क्लास लगेगा। आप नंबर में मत जाइएगा, आप नंबर में जाइएगा मत। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है, चैप्टर 3, केंसियन इकोनॉमिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले 11 में पढ़ के आए होंगे। उस चैप्टर पढ़ाने में 10 क्लास लगता है। एक चैप्टर आपका आईएसएलएम मॉडल, उस चैप्टर पढ़ाने में 6 क्लास लगता है। नेशनल इनकम, अब मैं पहले से ही ना टारगेट बैठा लिया हूँ, इस क्लास में से डेज को कम करना। मैं नेशनल इनकम को ज़्यादा नहीं टानूंगा, बिकॉज नेशनल इनकम थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी आए हो, तो जो 5 दिन का नेशनल इनकम था वो मैं 2 दिन में करा दूंगा या 3 दिन में करवा दूंगा, तो 2 दिन में वहां से सेव किया। तो ऐसे करके मतलब मैनेज करना पड़े, जितना दिन आपका ऑडिट में लगेगा उतना ही दिन आपका इकोनॉमिक्स में लगेगा। आप नंबर वाला गेम में मत फंसिएगा कि ये 40 नंबर का, 80 नंबर का। कॉन्सेप्ट बोले ना, आपका सिलेबस में कंटेंट बहुत ज्यादा है, मार्क्स छोड़िए, कंटेंट फोकस कीजिए। समझ में आ गया सब कुछ ओवरऑल? तो अभी आते हैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पहले सिलेबस देख लो। देखो, पहला है कंपनी इंट्रोडक्शन एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर स्टार्ट कर देंगे। हमारा जो ये वाला टॉपिक है ना, इशू ऑफ शेयर, आज हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का पहला चैप्टर? 20 मार्क्स का। अब देखो, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, इसमें राइट एंड बोनस शेयर, अंडर राइटिंग, फिर आपका है इशॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इशॉप, ये सब मिलाकर आपका 20 नंबर का। ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं। आप में तो ये एक ही चैप्टर में डाल दिया, इशॉप का अलग डाल दिया। आपने अगर कोई सीए इंटर सीएस एक्सिक्यूटिव में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा अंडर राइटिंग एक अलग चैप्टर है, अंडर राइटिंग एक अलग चैप्टर है। ये 2-3 चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर बना दिया, तो एक ही चैप्टर में समझो मिनिमम 2 चैप्टर डाल दिया। अब आ जाओ बाई बैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हो गया सेकंड चैप्टर, कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। उसके बाद देखो कंपनी फाइनल अकाउंट एज पर शेड्यूल 3, कितने मार्क्स का है?
15, वो वाला फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा यहाँ पर, भयानक बनेगा, 4-5 पेज का बनेगा। हाँ हाँ, ज़्यादा बनेगा। उसका नोट्स टू अकाउंट ही बनेगा 2 पेज का। ठीक है, कंपनी फाइनल अकाउंट कितना है? 15। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने मार्क्स का हो गया? 10। वैल्यूएशन कितना हो गया? 10। और लास्ट में आपका एक चैप्टर बचेगा, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन, कितने मार्क्स का है? 15। बहुत भयानक सिलेबस, भयानक सिलेबस, लिटरली बता रहा हूँ। और अभी इस बार ना, जितना मेहनत टीचर को करना है, आपको भी उतनी मेहनत करना, साथ साथ करना। बिकॉज लिटरली बता रहा हूँ, 1 महीने चाह के भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 5 महीने का, 6 महीने का सेमेस्टर तो होता ही नहीं सीयू में, 5 महीने का सेमेस्टर है, 1 महीने का छुट्टी बचा, कितना? 4 महीना। अब उस 4 महीने में अपने को 3 3 3 साढ़े 3 महीना में सिलेबस पूरा करना है, फिर अपने को रिवीजन करना है, समझ रहे हो? रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ क्लासेस। और जिसका एक बार बैकलॉग लग गया कि चलो भाई आज नहीं कल करेंगे, तो कल करे तो आजकल वाला हिसाब हो जाएगा। बैकलॉग मत लग। ये सब इतना ज्ञानबाजी सेमेस्टर 4 में इतना ज्ञानबाजी मैंने किया ही नहीं, मेरे को पता था सेमेस्टर 4 निकल जाएगा। सेमेस्टर 5 में आप आ गए हो और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत। भाई डरवा नहीं रहे भाई, सिर्फ अभी एक सब्जेक्ट बताया, ऐसे ऑडिट में कितना पढ़ना है। अगर ऑडिट बारे में सुनना चाहते हो, बीकॉम में ना कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाता। अगर झूठ बोल रहा बाबू ना, तो बोलोगे पढ़ाई पढ़ाना छोड़ दूंगा। स्टैंडर्ड कोई नहीं पढ़ाता बीकॉम में। कोई सीए इंटर विंटर कर रहा है यहाँ पे? सीए इंटर में कितना, 18 स्टैंडर्ड है? हाँ, नहीं नहीं, इंटर में जो प्रॉपर मिला करके ना फाइनल हो गया, टोटल कितना 46 है? 46 है ना। सीए क्लियर करते करते कितना स्टैंडर्ड पढ़ते हो? 36। बाद में सीए बनने के बाद तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जो सिलेबस में नहीं है, लगभग 20 तक जो सीए इंटर में स्टैंडर्ड आता है। तुम तो फाइनल का पढ़ाई कर रही हो, इसलिए कंफ्यूज हो रही हो। ठीक है ना? आपको पता है आपका सीयू में कितना स्टैंडर्ड है? तुम्हारा जो सीए इंटर का जो मेन मेन स्टैंडर्ड सब डाल दिया, ऐसे 200, ऐसे 210, 230, 500, 610 पूरा डाल दिया यहाँ पे। मतलब बीकॉम में कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाता है, वो सीए करे उसको पता है। बीकॉम में कोई स्टैंडर्ड डायरेक्टली सब क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हम आपको पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे। सीए इंटर का 70% सिलेबस आपका ऑडिट का सिलेबस है। अगर आपने अभी ऑडिट अच्छे से पढ़ लिया, आप सीए इंटर करने जाओ, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सीए इंटर का जो सिलेबस है, उसका 60% 70% सिलेबस आपका सिलेबस है ऑडिट का, पूरा स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है। मेरा मेरा अलग से सारा स्टैंडर्ड का नोट्स बना हुआ, ठीक है? तो मैं पहले स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, बिकॉज रीजन बताता हूँ। एक स्टैंडर्ड से 10 क्वेश्चन बनता है। 10 क्वेश्चन पढ़ना आसान है या एक स्टैंडर्ड पढ़ना आसान है? स्मार्ट वर्क। बाकी लोग क्या कर रहे हैं टीचर, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मार्केट में क्या चल, लोग 10 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, मैं वैसे नहीं करता। मैं आपको पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? ये तो पढ़ा हुआ आर्यन, पढ़ा है ना भाई स्टैंडर्ड, ये तो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है? तो तो उतना ज़्यादा है, तो ऑडिट भी काफ़ी वास्ट है। मैथ्स में जो सर आ रहे हैं, ठीक है, वो जो सर आ रहे हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। वो सर बीटेक, जेई, आईआईटी का जो मैथ्स होता है उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, वो बड़े भाई की तरह हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया थोड़ा पढ़ा दीजिए इधर में। नॉर्मली वो पढ़ाते नहीं। रीज़न क्या है कि बच्चा कॉमर्स का बच्चा उनका फीस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब कोई बच्चा अगर बोलेगा भैया मैथ पढ़ना, बोले ठीक है 50,000 दे देना। यहाँ 2500 देने में हालत खराब हो जाए, 3,000 देने में हालत खराब हो जाए, 5,000 50,000 कौन देगा? इनका अपना खुद का ब्रांड, इनका खुद का अपना सेंटर है, बीएनएस बोल के इनका ब्रांड है। एक ग्रीस पार्क में है, एक डल्लप में है, एक बांगूर में है। 11 12 का फीस आप सुनिएगा, 11th का फीस है 35,000 मैथ्स पढ़ाने का। बहुत उनका उनका भाव पे मत जाना, जो आते हैं ना, मतलब समझ रहे हो, बहुत मतलब सिंपल है, लेकिन उनका फीस बहुत बहुत तगड़ा है। पढ़ाते एक नंबर है। आप लोग के लिए उनको बुलाया हूँ, ठीक है ना? बहुत अच्छा पढ़ाएंगे मैथ्स। बीटेक बीटेक वोटेक सब उनका क्लियर है, बट उनको क्या टीचिंग पैसन है, जॉब छोड़ के टीचिंग कर, जॉब थी जॉब छोड़ के टीचिंग। वो मेन जेई वगैरह को मैथ्स पढ़ाते हैं। आप लोग का मैथ्स बहुत ईजी है, उनका गाइडेंस में रहोगे मैथ्स क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। इकोनॉमिक्स और मैथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगा अभी से ही, जो कि नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल देता हूँ, बच्चा लोग का डिलेमा रहता है। दोनों में पास होना ज़रूरी नहीं है। ये नहीं बोलना चाहिए पहला दिन, लेकिन बता रहा हूँ, आपको 24 नंबर लेके आना है। चाहे आप इकोनॉमिक्स में उठा लो 24 नंबर, या आप मैथ्स में उठा लो 24 नंबर। ठीक है? एग्ज़ाम अलग-अलग दिन होगा, पेपर भी अलग-अलग साइन होगा, पर जो मार्क्स आता है वो कंबाइंड होके आता है। तो वहाँ पे ये नहीं पता चलेगा इकोनॉमिक्स में कितना पाए हो और मैथ्स में कितना पाए हो, ठीक है? बट अब इसका मतलब नहीं एक सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था, फर्दर क्वेश्चन अराइज़ ना हो, भैया मैथ्स में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन दोनों में से अगर एक में भी फेल हो गए और एक में पास हो गए तो बच जाओगे।
एरिक जान में जान आया। ठीक है, तो आज अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं गाइस। जो चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? इशू ऑफ शेयर। एक चैप्टर का नाम क्या हमारा? इशू ऑफ शेयर। नहीं वो हटा दिया, पता नहीं है, बहुत वीडियोस बनाया। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग के टाइम पे मैंने बोला था, तुम लोग को डरवा के रखा था, लेकिन वो नहीं है। हाँ, एक्चुअल में रीज़न बता रहा हूँ तुमको, क्या हुआ था ना कि ये आपके पहले 2018 का पहला सिलेबस था, जिसमें मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। हाँ, 1+1+, उसमें क्या होता, सेपरेट होता था। तो बच्चे लोग इकोनॉमिक्स में इतना फेल किए, इतना फेल किए, कितने लोग का शादी नहीं हुआ, क्योंकि ससुर जी को चाहिए था बीकॉम का डिग्री। बच्चा हो गया 28 साल तक, इकोनॉमिक्स नहीं निकला है। आप बिलीव नहीं करिएगा, हम तो बहुत सालों से टीचिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत कम एज से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं, ऐसे ऐसी मतलब गर्ल्स आई है, सर प्लीज पास करा दो, शादी नहीं हो रहा है। तो सीयू तक लगता है उनका दुख दर्द पहुंच गया है। तो सीयू बोलता कोई बात नहीं, एक में पास हो जाना, दोनों में पास कर देंगे। तो हम लोग का टाइम पे क्या था, अलग अलग था। मैथ्स में अलग से पास होना था और इको में अलग से पास होना था। बट राइट नाउ जो तुम्हारा वाला जो सीबीसीएस वाला सिलेबस है, उसमें किसी एक में जाओगे। बट प्लीज ये चीज अपने माइंड से इरेज कर देना, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, आपको सब पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर देखो, मैं कुछ थ्योरीज लिख के लाया हूँ, जैसे हमारा टाइम से वो। इसके पहले थ्योरीज के पहले मैं कुछ आपको एक इलस्ट्रेशन लूंगा, और इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से पहले कुछ पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के बाद फिर मैं ये थ्योरी डिस्कस करूंगा, और फिर एक टाइम मिलेगा तो एक फुल फ्लेजेस सम्स करा दूंगा। ठीक है ना, जिससे आपका आज का बेसिक्स क्लियर हो जाए। ओके ओके, एक बार कॉपी निकालो सब। और भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो लोग एडमिशन नहीं लिए, मैं खासकर उनको बोल रहा हूँ, मेरा क्लास करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत बटोरना पड़ेगा। बिकॉज जो लोग पढ़ा है, हम थोड़ा लंबा पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, थोड़ा बेसिक्स पढ़ाते हैं, रुक के पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि हम, कि आप लोग का सिलेबस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कल को सीओ कोई ड्रामाबाजी किए तो बच जाओ आप, समझ रहे हो। और मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि बीकॉम करने से कुछ होगा नहीं, आपको सी एस सी एस सी एम ए या एम बी ए या कुछ बड़ा कोर्स तो करना पड़ेगा। तो अगर आपने बीकॉम में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपको आगे हेल्पफुल होगा, लिटरली बता रहा हूँ। इसीलिए आपको आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्टली अगर आप सी एस सी एस सी एम ए करना चाहते हैं, और अगर आपने अकाउंट्स अच्छे से अभी पढ़ लिया, टैक्सेशन अभी पढ़ लिया, ऑडिट अभी पढ़ लिया, कॉस्ट आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, उधर का काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, आपको वो वाला काम 50% आपका वर्कलोड कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। क्या हो गया? आज पहली बार तेरे हाथ में कॉपी देखा, तुम हो गए। पास हो जाएगा वो सेमेस्टर 4, हो जाएगा। एट नाइन आया, 9 9+ भी तो आया। ठीक आया है क्या? कितना लास्ट में? लास्ट लास्ट कितना? 6 था, 8 तो लाओ। बट उसके लिए एक ही क्राइटेरिया कि सब में मिनिमम 85%, और किसी में 90+। समझ गए ना, एक में 90+, 100 में 90+, समझ रहे हो ना। और एक में 80, बाकी में 85+, तब जाके आ जाएगा। हाँ, तब आ जाएगा। लास्ट नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का एक स्टूडेंट, कितना लेता रोहन?
84.5 लाया था ना। अरे जो तो क्लास हम लोग फ्री में दिए थे। अरे जो बुक लेने आया था। हाँ, गोयनका में टॉप 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 किया था गोयनका। क्यों में टॉप किया था 84 समथिंग आया था, 8.4 समथिंग आया। बट हाँ, लेकिन आपको वही 90 वाला करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो। चलो, मान लेते हैं मिस्टर राम है। एक बार लिखो तो, मान लेते हैं मिस्टर राम है, ठीक है। इनको ना अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। इनको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट का जरूरत पड़ता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल, पूंजी। मान लेते हैं इनको 1 करोड़ का, 1 CR, 1 करोड़ का कैपिटल का रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिस्टर राम है, ध्यान समझना। मिस्टर राम है, ठीक है। इनको अपना एक बिजनेस चालू करना है। इनको मिनिमम कितने करोड़ का जरूरत है? 1 CR, 1 करोड़ का जरूरत है। ठीक है। अब इनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि एक बार में ये 1 CR लेकर आए, एक बार में ये 1 करोड़ रुपया लेकर, इतना पैसा तो इनके पास है नहीं। इन्होंने क्या किया, अपना जो कैपिटल है, ठीक है, अपना जो कैपिटल है, 1 करोड़ जो उनका कैपिटल है, ठीक है, इन्होंने अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। बिकॉज इनको पता है कि 1 करोड़ रुपया हम तो इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि अकेले तो बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, तो चलो कुछ ओनर लोग को ढूंढा जाए। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो टोटल कैपिटल था, उस टोटल कैपिटल को फॉर एग्जांपल 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 10 क्या मैं बताऊंगा। तो कितना आएगा बाबू यहाँ पे, कितना आएगा, मतलब एक जो कैपिटल था, 1 करोड़ का जो कैपिटल था, उन्होंने 10 से डिवाइड कर दिया। कितना आएगा, 10 लाख रुपया। अब इन्होंने बोला कि भाई 10 लाख शेयर्स कर दिया। उन्होंने बोला अगर किसी को मेरे कंपनी का एक शेयर चाहिए, वो कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया। तो आपने, इन्होंने सिंपली क्या किया, जो जितने कैपिटल का डिमांड था, जितने कैपिटल का डिमांड था, इनको पता है यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी 1 करोड़ रुपया देना इनिशियली पॉसिबल नहीं। अभी तो मैं बिजनेस स्टार्ट ही कर रहा हूँ, इतना पैसा थोड़ी मेरे पास। इन्होंने क्या किया, होल कैपिटल को 10 से डिवाइड कर दिया, और ये आकर क्या बोल रहे हैं, भाई 10 लाख शेयर हमारे पास हैं। कितने शेयर है, 10। अगर किसी को मेरे कंपनी में ओनर बनना है, अगर वो एक शेयर परचेज करेगा तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 10 रुपया पे करना। अब मिस्टर राम आगे चल के क्या बोल रहे हैं कि चलिए कुछ शेयर मैं परचेज कर रहा हूं। तो मिस्टर राम बोल रहे हैं चलिए 4 लाख शेयर मैं परचेज कर रहा हूं, कुछ अब आप लोग परचेज कीजिए। भाई ओनर भी तो कुछ लेगा। राम बोल रहा है कि भाई देखो मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं एक बार में 1 करोड़ रुपया लगाऊं, या एक बार में मैं 10 लाख शेयर परचेज करूंगा। कुछ मैं परचेज कर रहा हूं, कुछ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके क्या करो, परचेज करो। चलो मान लेते हैं मिस्टर ए ने लिया 1 लाख शेयर, बी ने लिया 2 लाख शेयर। मान लेते हैं ये सी है, सी ने भी लिया फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर, डी ने भी फॉर एग्जाम्पल लिया 1 लाख शेयर। ऐसे करके इन्होंने बोला कि कुछ मैं लेता हूं, कुछ आप लोग लीजिए, कुछ शेयर मैं लेता हूं, कुछ शेयर आप लोग लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब फॉर एग्जाम्पल ए ने कितना लिया, 1 लाख शेयर, बी ने कितना लिया, 2 लाख शेयर, सी ने कितना लिया, 1 लाख शेयर, डी ने कितना लिया, 1 लाख शेयर। ऐसे रिमेनिंग EBCD सब चल रहा है, लोग आ रहे हैं शेयर्स को परचेज कर। बोलो यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? ये पूरा का पूरा चैप्टर में स्टोरी ही चलेगा। ठीक है, एंट्री रटवाने के लिए बोलोगे तो एंट्री लिख के दे दूंगा, रट के चलाना, फायदा नहीं है। ठीक है, एंट्री नहीं रटवाऊंगा, लिटरली बता रहा हूँ मैं, ना तो एंट्री सिखाऊंगा ना रटवाऊंगा। आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप बनाओगे। ठीक है ना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो अभी तक पूरा स्टोरी क्या था, मिस्टर राम है, इनको एक बिजनेस चालू करना है। बिजनेस को चालू करने के लिए इनको 1 करोड़ रुपए का पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। इन्होंने क्या किया भाई, अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने पूरे कैपिटल को 10 से डिवाइड किया। ठीक है ना, बोला मेरे पास कितने शेयर्स हैं, 10 लाख शेयर्स है। अगर कोई भी इंसान मेरे बिजनेस में मालिक बनना चाहता है, तो उसको मिनिमम कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया। अगर वो 10 रुपया देगा तो एक शेयर मिल गया तो मालिक बन गया। इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको मेरे कंपनी में क्या बनना है, मालिक बनना है, तो एटलीस्ट आपको एक शेयर के बदले कितना पेमेंट करना है, 10 रुपया पे करना है। अब मिस्टर राम बोल रहे हैं कि चलिए भाई 4 लाख शेयर्स मैं ले रहा हूं। ए बोल रहा है चलो ठीक है भाई 1 लाख शेयर्स मैं ले लेता हूँ, बी बोल रहा है 2 लाख शेयर्स मैं लेता हूँ, सी बोल रहा है 1 लाख शेयर्स मैं लेता हूँ, डी बोल रहा है 1 लाख शेयर्स मैं, एंड सो ऑन, ऐसे प्रोसेस।
अगर 1 लाख को मैं मल्टीप्लाई करूं 10 से, भाई एक शेयर का दाम कितना था, फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया, तो 4 लाख इंटू 10 करो कितना हो गया, 40 लाख, इंटू यहाँ पे 10 करो कितना आएगा भाई, 10 लाख रुपया, इंटू 10 करो यहाँ पे कितना आएगा, 20 लाख रुपया, इंटू 10 करो यहाँ पे आएगा 10 लाख रुपया, 10 आएगा, ठीक है ना। अब मिस्टर राम क्या मिस्टर राम क्या, जो मिस्टर राम की कंपनी है, अब उनको पता है कि भाई मैं 1 करोड़ तो ला नहीं पाऊंगा, इट्स बेटर कैपिटल को डिवाइड कर दूं, कुछ मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, कुछ बाकी लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और जितने कैपिटल का रिक्वायरमेंट है ओवरऑल कैपिटल मिल जाएगा मेरे को। यही सेम सेम फंडा पे लोग काम कर रहे हैं। अब अब तुम बताओ, राइट नाउ जब आईपीओ आता है या शेयर का जब बेचना, कंपनी जब शेयर बेचना स्टार्ट करती है, नॉर्मली आईपीओ बोलते हैं या एफपीओ बोलते हैं, के थ्रू पैसा कंपनी लेती है, ठीक है। अभी पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी भी क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट वो लोग शेयर्स वगैरह इशू कर सकते हैं। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप इसी समझिएगा, कंपनी को पता है कि अगर मैं मिस्टर ए को बोलूंगा कि आप एक बार में 10 लाख रुपया दो, राइट नाउ आपके पापा से बोला जाए, पिताश्री 10 लाख रुपया निकालिए, 2-3 बार सोचना स्टार्ट कर देंगे, क्या बोल रहा है, 10 रुपया या 10 लाख, पापा भी कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि किसी के लिए 10 लाख रुपया एक बार में पे करना भाई काइंड ऑफ एक हार्डशिप है, कि कोई भी 10 लाख रुपया कैश लेकर घूम नहीं रहे, अनटिल अनलेस आपके पास अच्छा खासा कैश पड़ा हो ब्लैक मनी के, राइट नाउ, ठीक है। अगर बी को बोला जाए कि भाई तुम 20 लाख रुपया निकालो, तो बी बोलेगा भाई 20 लाख रुपया एक बार में कैसे दूंगा। अगर सी को बोला जाएगा आप भी 10 लाख रुपया दीजिए, भी नहीं निकाल पाएगा, डी को बोला गया आप भी 10 लाख रुपया दीजिए, भी नहीं, ठीक है ना। तो कंपनी कंपनी को एक बात पता है कि अगर मैं सबसे 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया एक बार में मंगाऊंगा, कंपनी पे नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए, सबसे पहले ना मैं ये एबीसीडी है ना, इनका कुछ नामकरण करना चाहता हूँ। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, कि मालिक एक ही होता है, तो क्या बोलते हैं डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट। आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, वहां पे बोला जाता है मान लो 2 पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, तो आपने पढ़ा होगा ए कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, बोला था ना, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। बट कंपनी में कोई एक तो मेंबर होता है या लाखों होते हैं। अब आप बताइए, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ए बी सी डी करके लिखना स्टार्ट किया, पता चला 26 के बाद खत्म, फिर 1 2 3 करना स्टार्ट किया, ये कोई अकाउंटेंसी हुआ, ये कोई अकाउंटेंसी हो क्या। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है। मैं पता चला कि ए बी सी डी करके इतना लिखना स्टार्ट किया, पेज तो खत्म होता गया, 1 लाख शेयर होल्डर का नाम लिखना इतना बड़ा काम है, और भी एक बार में लिखोगे या बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एंट्री करोगे तो कैपिटल तो आएगा, तो सोचो इतना बड़ा, इतने टाइम्स नाम तो कोई लिख नहीं पाएगा, फिर काहे का आर्ट। इसलिए बोला गया भाई अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कंपनी वगैरह में कि एक जन तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लाखों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाखों लोग का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, भाई राम ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 40 लाख रुपया का, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख रुपए का, बी कितना बोला शेयर्स लेंगे, 20 लाख रुपए का, सी बोला कितना शेयर्स लेंगे, 10 लाख, डी बोला कितना शेयर्स लेंगे, 10 लाख। अब आप बताओ, ये तो मैं जस्ट 10-10 लाख कर लिया, अब आप बताओ आप किसी कंपनी का अगर आईपीओ लेते हो कितना लॉट लेते हो, 1 लॉट लेते हो, 2 लॉट लेते हो, है ना, कितना लॉट लेते हो, हाँ, हजारों में, लाखों में तो कंपनी क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, तो क्या लाखों को नाम लिखना पॉसिबल है क्या, नहीं। इसीलिए एक वर्ड बोलते हैं हम लोग, ये लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे एक वर्ड इनके लिए यूज किया जाएगा, शेयर कैपिटल। क्या वर्ड किया जाएगा, शेयर कैपिटल। अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर ये पार्टनरशिप होता तो अपने क्या बोलते हैं, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, डीस कैपिटल, राम्स कैपिटल। ना तो ये पार्टनरशिप, ना ही ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। यहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शेयर कैपिटल। जैसे ही मैं शेयर कैपिटल वर्ड यूज करूंगा, उसमें ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी सब आ जाएगा उसमें, आया पसंद है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनके लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शेयर कैपिटल। अच्छा, राम कौन बन गए, अगर राम ने बिजनेस में 40 लाख लगाया तो राम क्या बन गए, ओनर। अगर ए ने 10 लाख रुपया लगाया, ए क्या बन गए, ओनर। तो ये जो नाम है, इन इन नाम को बोला जाएगा दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन को कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, शेयर्स कैपिटल।
अगर आपसे कोई पूछा जाए, बाबू राम ने इन्वेस्टमेंट किया तो राम का नाम नहीं दिख रहा है, ए ने इन्वेस्टमेंट किया, ए का नाम नहीं दिख रहा है, तो आप समझाइएगा बाबू कंपनी में कोई एक जन नहीं है, कंपनी में लाखों करोड़ों मेंबर्स हैं, कंपनी कितना लोगों का नाम लिखेगी? कंपनी एक वर्ड यूज करती है, शेयर कैपिटल। कैपिटल जो हमारा कैपिटल है, उस कैपिटल में कुछ शेयर राम का है, कुछ शेयर ए का है, कुछ बी का है, कुछ डी है, न जाने कितने। नामकरण नामकरण समझ आया कि शेयर कैपिटल वर्ड क्यों आया, ठीक है। और ये जो मिस्टर राम ए बी सी डी क्या है, ये ओनर है, यहाँ पे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब सुनो, अभी तक ये क्लास 11 12 का बात था, यहाँ पे भी ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने 11 12 में ढंग से अकाउंटेंसी पढ़ा होगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बेसिक्स वही है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल आए, ठीक है, पर एक दो क्लास हमारा बेसिक। अब ओके, अब मेरा बात यहाँ सुनो ध्यान से। एक वर्ड आता है सर शेयर कैपिटल क्या होता है। मैंने सिंपल बताया कि जो ओनर्स कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो ओनर्स कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को अपने क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। थोड़ा सा मैं थ्योरी पहले पढ़ा देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप थ्योरीज नहीं पढ़ोगे आपको फर्दर नॉलेज पता नहीं चलेगा, ठीक है। जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट उनको पता है कि मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ पढ़ाता हूँ, पहले थ्योरीज पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल भी साथ साथ पढ़ाता हूँ पूरा। अगर सेमेस्टर 4 का कॉपी भर गया था, नहीं भर गया था, टैक्सेशन में कितना कॉपी, 2 कॉपी लग गया टैक्सेशन, पूरा भर देते, मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरी बाद में, ऐसा नहीं। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉन्सेप्ट के लिए, थ्योरी पढ़ाऊंगा लिखवाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो साथ में हम लोग थ्योरी भी करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सर शेयर्स क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है। सिंपल सी बात है, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल, तो इनडिविजिबल यूनिट ऑफ ए फिक्स अमाउंट एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो शेयर्स का मतलब क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, वो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे क्या है टुकड़ों में डिवाइडेड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स। क्या बोलते हैं, शेयर्स। एंड द कैपिटल, पूरा का पूरा जो कैपिटल, उस पूरे कैपिटल नाम क्या होगा, जो टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। जो टोटल कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड, वो छोटा छोटा टुकड़ा को अपने क्या बोलेंगे, शेयर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे को गैरी को शेयर ट्रांसफर करना है, मेरे पास मान लो एक तो शेयर है, अगर मुझे गैरी को एक शेयर ट्रांसफर करना है, मैं फाड़ के दूंगा या पूरा का पूरा शेयर ट्रांसफर करूंगा, बोलो ना। अगर मेरे को गैरी को एक शेयर ट्रांसफर करना है, तो मैं शेयर को फाड़ के दूंगा या पूरा का पूरा शेयर ट्रांसफर करूंगा, पूरा का पूरा शेयर ट्रांसफर। यही बोला गया, जो नंबर ऑफ शेयर में डिवाइडेड है, फॉर एग्जांपल एक शेयर, तो अगर आप एक शेयर को ट्रांसफर करोगे तो पूरा का पूरा एक शेयर ट्रांसफर करोगे, उसको फाड़ के ट्रांसफर नहीं करोगे। वर्ड क्या है, इनडिविजिबल, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप किसी को ट्रांसफर करोगे तो कंप्लीट एक शेयर ट्रांसफर करोगे, उसको आधा नहीं करोगे, आधा शेयर भाई तू रख ले, आधा शेयर मैं रख लूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपने कैरी को एक शेयर ट्रांसफर किया तो पूरा एक शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आधा तू रख ले आधा मैं रख लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब कुछ बेसिक मुझे बताना है। लोगों को लगता है लोगों को लगता है लोगों को लगता है कि फिजिकल शेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लोगों को ये लगता है कि फिजिकल शेयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अच्छा, शेयर का मतलब समझा, शेयर का मतलब टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल एक यूनिट्स में डिवाइडेड है, बोलो नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। टोटल कैपिटल एक नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट में डिवाइडेड, तो उस एक एक यूनिट को अपने क्या बोलेंगे, शेयर। और पूरे टोटल कैपिटल को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। पूरे टोटल कैपिटल को शेयर कैपिटल, और जो नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स है उसको क्या बोलेंगे, शेयर। क्लियर हो रहा है, ओके। अब क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्या सर फिजिकल शेयर एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली सुनो, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है, चाहे आप एक प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आप एक अनलिस्टेड, फिजिकल शेयर एग्जिस्ट करता है। पहले सुनो, बहुत सारे टीचर्स बताएंगे नहीं करता है, बोलो लॉ पढ़ के आने। फिजिकल शेयर एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस क्या है, अगर प्राइवेट कंपनी का होगा तो प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या स्पेशल ऑफर के थ्रू शेयर का लेन देन कर रही है, तो वहां पे भी फिजिकल शेयर एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप एक लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूँ, आपने रिलायंस कंपनी का शेयर्स लिया, तो आपने सुना होगा डीमेट अकाउंट, तो आपने अगर रिलायंस कंपनी का शेयर्स लिया तो आपके डीमेट अकाउंट में एक शेयर, मतलब आपने 10 शेयर लिया तो आपके डीमेट अकाउंट में वो 10 शेयर दिख जाएगा, तुरंत नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम लगता है, 24 घंटा 48 घंटा।
72 घंटे के बाद आपके डीमैट अकाउंट में 10 शेयर दिखना स्टार्ट होगा। इसका प्रोसेस क्या है ध्यान समझो। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर्स लेते हो ना, तो आपको डीमैट अकाउंट में दिया जाएगा, आपको फिजिकली नहीं दिया जाएगा। तो क्या सर फिजिकल शेयर एग्जिस्ट करता है? हाँ, एग्जिस्ट करता है। एक डिपॉजिटरी है, हमारे यहाँ पे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, नाम पता है? हाँ, सीडीएसएल, ठीक है? 2 कहाँ? गुड़गाँव, गुरुग्राम, आप यहीं तो गुड़गाँव में बैठते हो। 2 हमारे यहाँ पे 2 डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी क्या है? इंटरमीडिएट्स का काम करती है। आपने रिलायंस कंपनी का शेयर्स लिया, रिलायंस कंपनी क्या करेगी? आपके नाम का फिजिकल शेयर वहाँ पे उनके उनके जो ऑफिस है, उनके ऑफिस में पहुँचवा देगी। आपके नाम का जो फिजिकल शेयर है, उनके ऑफिस में पहुँचवा देगी। उन उन लोग को जैसे ही फिजिकल शेयर मिल जाएगा, उस फिजिकल शेयर को लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे और आपके डीमैट अकाउंट में दिखना स्टार्ट हो। फिजिकल शेयर पब्लिक को नहीं बाँटा जाएगा। फिजिकल शेयर किसको दिया जाएगा? डिपॉजिटरी को दिया जाएगा। क्या फिजिकल शेयर एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, पब्लिक को नहीं मिलता। तो मिलता है, डिपॉजिटरी को मिलता है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? लेकिन अगर वही प्राइवेट कंपनी रहे, अगर प्राइवेट कंपनी रहे या अनलिस्टेड कंपनी रहे, क्या उनका फिजिकल शेयर ओनर के हाथ में रहता है? ऑब्वियसली हाथ में रहता है। आपने देखा किसी-किसी को बोलते हैं ये रहा कंपनी का शेयर, बोलते हैं ना लोग। वो प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल है, अनलिस्टेड कंपनी पॉसिबल है, पर लिस्टेड कंपनी पॉसिबल नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट से शेयर परचेज़ करते हैं, उनके नाम का फिजिकल शेयर डिपॉजिटरी के अकाउंट में होता, आपके अकाउंट में ओनली पीडीएफ वाला फॉर्म आएगा, डीमैटेरियलाइज़ वाला आएगा, नॉर्मल फिजिकल शेयर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज़ आप पूरा का पूरा शेयर पढ़ लेंगे और आपको यही नहीं पता फिजिकल शेयर एक्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग को नहीं पता। सेकंड चीज़, हमारे यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे शेयर का कुछ वैराइटीज़ है। शेयर का क्या? कुछ वैराइटी, जैसे आपने सुना होगा प्रेफ़रेंस शेयर, इक्विटी शेयर, पीवीआर, तो कुछ वैराइटीज़ है, उस वैराइटी का भी नाम हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने देखो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, इस वर्ड को पहले समझना ध्यान से। क्या लिखा गया है? द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए शेयर, ध्यान से पढ़ना। फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड नॉमिनल, पार या फेस वैल्यू ऑफ शेयर। आपको पता है जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है? नॉर्मली क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर आप लोगे तो आपको फिजिकली आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। उस शेयर सर्टिफिकेट में ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ शेयर लिखा रहेगा। एक शेयर का वैल्यू ₹10 है या एक शेयर का वैल्यू ₹15। जो फिक्स्ड वैल्यू लिखा गया उसी फिक्स्ड वैल्यू को अपने क्या बोलते हैं? नॉमिनल, क्या बोलेंगे? नॉमिनल वैल्यू बोलेंगे या पार वैल्यू बोलेंगे या फेस वैल्यू बोलेंगे। शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट में एक अमाउंट दिखेगा, 1 शेयर इक्वल टू ₹10 या 1 शेयर इक्वल टू ₹15। ये जो फिक्स्ड वैल्यू है, इसी फिक्स्ड वैल्यू को बोलेंगे नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू या क्लियर हो रहा है मेरा बात? एग्ज़ाम्पल देख लो, मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है? रिलायंस कंपनी का 2 करोड़ ऑफ शेयर्स है। एग्ज़ाम्पल, ये हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है। रिलायंस कंपनी का कितना करोड़ का शेयर है? 2 करोड़ का शेयर है और 1 शेयर का वैल्यू कितना है? ₹10। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, इस नंबर ऑफ शेयर, ये जो 2 करोड़ है, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर। जो ₹10 है, इसको क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। और 2 करोड़ इंटू 10 करोड़ कितना आएगा? 20 करोड़। अरे 2 करोड़ इंटू 10 करोड़ कितना आएगा? 20 करोड़। इस पूरे 20 करोड़ को अपने बोलेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है? ओके। बेसिक सर बहुत ज़्यादा बेसिक्स हो रहा, पढ़ो। इससे भी बड़े नहीं होगे, सब कुछ आता है। पढ़ो, बेसिक्स पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है? अच्छा, टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले 2 कैपिटल जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक को बोलते हैं इक्विटी शेयर और एक को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले मैं प्रेफरेंस शेयर बताता हूँ। याद रखना प्रेफरेंस शेयर उतना पॉपुलराइज़ नहीं है। राइट नाउ कंपनी अगर 100 इक्विटी शेयर इश्यू करता है तो 1 ठो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करता है। तो प्रेफरेंस शेयर उतना पॉपुलराइज़्ड, पर क्या एग्ज़िस्ट करता है? एग्ज़िस्ट करता है, बट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ज़्यादातर कौन-सा शेयर पॉपुलर है? इक्विटी वाला शेयर पॉपुलर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है। प्रेफ़रेंस का मतलब कुछ राइट्स आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कुछ आपको वैल्यू दी जा रही है। चलिए, पढ़िए एक बार। प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल refers to the shares the holder which has the following preferential right। प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ, सब जो लिखा हुआ मैं ही लिखा हूँ, बता रहा हूँ। प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को जो राइट दिया जाता है, उस राइट का नाम है प्रेफ़रेंशियल राइट। मेरे साथ बोलना तो, कौन-सा राइट बोलते हैं? प्रेफ़रेंशियल राइट। सर कौन-सा राइट दिया जा रहा है? कंपनी लॉ में 2 राइट लिखा गया है, एक एक्स्ट्रा भी लिखा गया है जो कि सेक्शन 55 में। तो टोटल कितने प्रकार का राइट है?
3 राइट है, जिसमें से 2 राइट ज़्यादा फेमस है। ये राइट नहीं है, काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट है, बट मैं इसमें डाल दिया। बेसिक 2 ही राइट है, पर जो तीसरा वाला मैंने डाला है, ये बात कहाँ लिखा गया? सेक्शन 55 लिखा। पहले मैं ए और बी की बात करूँगा, बाद में सी की बात करूँगा। तो प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को एक राइट दिया जाता है, उस राइट को बोलते हैं प्रेफ़रेंशियल राइट। सर वो राइट क्या? फटाफट बता। कंपनी का ना, मुझे एक बात का पहले आंसर दो। आपने 11-12 में इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा है? इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा है? मेरे को बस ये जानना है, कुछ याद आ रहा है इश्यू शेयर के बारे में? कुछ याद नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? तब तो बेसिक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है, आप किसी कंपनी के पास जाओगे, सुन लो, आप रिलायंस कंपनी सुन लो, रिलायंस कंपनी का जो शेयर का वैल्यू, जो फेस वैल्यू वो ₹10 है। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। रिलायंस कंपनी का एक शेयर का जो फेस वैल्यू है, रिलायंस कंपनी का एक शेयर का जो फेस वैल्यू है ₹10, बट उसका जो मार्केट वैल्यू कितना है? मान लो 3000 पकड़ लेते फॉर एग्जाम्पल। फेस वैल्यू है ₹10, मार्केट वैल्यू कितना है? ₹3000। सर कौन सा एक्चुअल वैल्यू है? मार्केट वाला या फेस वैल्यू? कौन सा वर्थ ऑफ द शेयर? बोलिए, कौन सा वर्थ ऑफ द शेयर? अगर आपको आज एक रिलायंस कंपनी का शेयर लेना है, बोला सर सर आप तो बोले ₹10, तो ₹10 लेकर गए थे, पर लात मार के निकाल दिया। तो ₹3000 लेकर आओ। आपको पता है वर्थ ऑफ द शेयर होता है मार्केट में। शेयर का असली औकात है, वो शेयर की असली औकात देखते हैं। कौन सा देखते हैं? मार्केट वैल्यू। तो ₹10 सर इसका फिर क्या रोल है? कोई बता सकता है? इस ₹10 का रोल फिर कहाँ से आता है? एकदम सही। जब कंपनी डिविडेंड बाँटती है, तो मार्केट रेट नहीं चेक करती है। डिविडेंड के टाइम पे वो क्या चेक करेगी? फेस वैल्यू। दैट इज़ व्हाई फेस वैल्यू का अपना रोल है। अगर आपको रिलायंस कंपनी का शेयर लेना है, तो आप मार्केट वैल्यू में परचेज़ करोगे या फेस वैल्यू में परचेज़ करोगे? मार्केट वैल्यू में परचेज़। गलती से कोई फेस ₹10 लेके मत जाना। वरना बोलेगा ₹10 ले, दाँत खा। आया बात समझ? अगर आपको रिलायंस कंपनी का शेयर्स लेना है, तो आपको ऑलवेज़ क्या पे करना पड़ेगा? मार्केट। सर ये ₹10 क्यों आया? भाई कंपनी पता है ना डिविडेंड देती है। कंपनी अपने मेंबर को क्या देती है? डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड देती है, तो उस केस में क्या चेक करेगी? शेयर का फेस वैल्यू, ना कि मार्केट। तो फेस वैल्यू का एक ही रोल है डिविडेंड केस में, बाकी नॉर्मल नॉर्मल कौन सा रोल है? मार्केट में। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ओके। ये बात लिटरली बहुत लोगों को नहीं पता था। सर फेस वैल्यू तो पढ़ तो लिए, पर रोल क्या है? रोल है बाबू डिविडेंड डिविडेंड केस में। नॉर्मल कोई ज़्यादा रोल उसका नहीं। ओके। सर प्रेफ़रेंशियल राइट पे थे, चलो। प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को कितना राइट मिलता है? 2 राइट। तो ये जो 2 राइट है ना, कहाँ मिलता है? मैं पहले नाम बता दूँ। एक राइट मिलता है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, और एक राइट मिलता है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब कंपनी का ना जब वाइंडिंग अप होता है, तो आपको पता है ना एसेट्स बेचे जाते हैं, लायबिलिटी को चुकाया जाता है। कंपनी का जब वाइंडिंग वाइंडिंग अप तो समझता है? वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो गई है। जब कंपनी बंद हो गई है, तो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचा जाएगा, और जितने भी लायबिलिटी होल्डर थे, सारे के सारे लायबिलिटी होल्डर को क्या पे किया जाएगा? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वहां पे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक राइट मिलेगा, और एट द टाइम ऑफ डिविडेंड वहां पे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक राइट मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो राइट मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है? डिविडेंड केस मिल रहा है। दूसरा कहाँ मिल रहा है? दूसरा कहाँ मिल रहा है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। दो ही जगह मिलेगा, बाकी कहीं जगह सिंपली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो राइट मिल रहा है, दो जगह मिल रहा है, एट अ टाइम ऑफ डिविडेंड एंड एट अ टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान सुनो, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब कंपनी चाह रही है कि अपने शेयर होल्डर को, अपने मेंबर्स को, इन्हीं के वजह से कंपनी ने क्या कमाया? भाई मेंबर जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी को कैपिटल नहीं मिलता, और जब तक कंपनी के पास कैपिटल नहीं होता, तो कंपनी कहाँ से प्रॉफिट कमाती? तो कंपनी बोल रही है, इन मेंबर के कंट्रीब्यूशन से आज कंपनी ने क्या कमाया? प्रॉफिट। चलिए अपने मेंबर को कुछ डिविडेंड दे दिया जाए, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा। भाई पता ना डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी चाह रही है कुछ प्रॉफिट का हिस्सा इनको दे दिया जाए। कंपनी जैसे ही डिविडेंड देना स्टार्ट किया, मान लो ये सामने वाला जो रो है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये चिल्लाना स्टार्ट किए, हम तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, सबसे पहले किसको मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए। मैं आराम से शांत से बैठ गया, तुमको ही पहले मिलेगा। आप जितने पीछे वाले बैठे हैं, आप लोग सब सब क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन जैसे मैं डिविडेंड देना स्टार्ट करूंगा, आप लोग जैसे मेरा मुंह देखिएगा, मैं इनको पेमेंट करूँ, आप लोगों को नहीं करूंगा। मतलब आप लोग के सामने राइट कहाँ पे मिलेगा? राइट कहाँ मिलेगा? आपके सामने मिलेगा, और कहीं नहीं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा मैं कुर्सी खोल खड़ा हो गया, ऐसा नहीं।
कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा भाई साहब बाबू आ गया, ऐसा नहीं है। जब मैं डिविडेंड देना स्टार्ट करूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर बोलूंगा तुम लोग शांति से बैठो, बस नजारा देखो, इन लोगों को पेमेंट करना स्टार्ट किया। तो जहां पे राइट मिल रहा है वो इक्विटी के सामने मिल रहा है, कि इक्विटी को बाद में पूछा जाएगा, सबसे पहले किसको पूछा जाएगा, इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूछा जाएगा। इसी राइट को बोलते हैं प्रेफरेंशियल राइट। जब मैं डिविडेंड बांटने गया किसको दिया, इक्विटी या प्रेफरेंस को दिया, डिविडेंड देने का सब आए, आप भी हाथ बढ़ाए, आप भी हाथ बढ़ाए, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर का हाथ को बुलाया नीचे, आपको बाद में, पहले इन लोग को पहले चढ़ावा, पहले इनको भोग लगाने दो, बाद में आपको भोग लगेगा। तो आपके सामने इनको प्रेफरेंशियल राइट मिल रहा है, समझा। दूसरा, कंपनी बंद हो गई, कंपनी जब बंद हो गई तो क्या पे करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आप भी चिल्लाना स्टार्ट, मैं भी तो कैपिटल लगाया, मैं भी पूंजी लगाया, मेरे को पैसा चाहिए, बोले शांति, पहले गणेश जी लोग को भोग लगाते हैं, शुभारंभ यहाँ से होगा। तो जैसे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अब सुनो यहीं पे एक बात आ गया, यहीं पे एक बात आ गया सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो राइट मिल रहा है क्या क्रिएटर के सामने मिल रहा है, मैंने क्या बोला, जब भी राइट मिलेगा आपके सामने, आप लोग फील करो, आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर है, जब भी राइट मिलेगा आपके सामने मिलेगा, किसी और के सामने नहीं। अब मान लो ये भाई साहब थोड़ा सा गर्मी में थे, वी आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कंपनी के सारे एसेट्स को बेचा गया, अच्छा खासा एक मोटा अमाउंट आया, मान लेते ये जो गर्ल्स, ये जो रो है, ये वाला जो रो है, ये लोग क्रिएटर है, मान लो सब ये सब क्रिएटर है, ठीक है, सब क्रिएटर्स है, सिंपल एग्जांपल, आप लोग क्रिएटर्स हैं, ठीक है, ये लोग क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। जैसे ही मैं पैसा लेके खड़ा रहा, मैं सपोज लिक्विडेटर हूँ, पता ना लिक्विडेटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, सपोज मैं लिक्विडेटर हूँ, मैं पैसा लेके खड़ा हूँ, तो बोला चलो भाई जिसका इसका सामने आओ, अब आप बताइए पहले कौन आएगा, क्रिएटर वाले आएंगे या सामने प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे। अब मान लेते हैं इन लोगों को अलग से चर्बी थी कि वी आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले इधर आ गया, हमने सुन, तुमको इज्जत मिलेगा लेकिन किसके सामने, इक्विटी के सामने मिलेगा, क्रिएटर सामने तुमको इज्जत नहीं मारेंगे, निकल साइड। इनको जब भी मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब भी इज्जत मिलेगी किसके किसके सामने मिलेगा, इक्विटी के सामने मिलेगा, क्रिएटर लोग के सामने नहीं मिलेगा। अब आप बताओ जैसे मैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किया, सबसे पहले किसको दूंगा, प्रेफरेंस को या क्रिएटर को, क्रिएटर को दे दिया, मान लो क्रिएटर लोग को दे दिया, अब बोलेंगे भाई अब तो भोग लगा दो, बोले हाँ, अब आपको इज्जत मिलेगी किसके सामने, इक्विटी के शेयर होल्डर, मतलब पीछे वाले सब इक्विटी शेयर होल्डर है, ये लोग कौन प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। अब मैं सबसे पहले किसको दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब अगर कुछ बच गया तो किसको पे करूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो राइट मिलता है वो राइट मिलता है ओनली बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिटर के पहले कभी नहीं मिलता, याद रखना, क्रेडिटर के पहले कभी नहीं मिलता। जो भी राइट मिलेगा किसके सामने मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी राइट मिलेगा किसके सामने मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर सामने मिलेगा। बोलो ये बात क्लियर हुआ। एक चीज और है लास्ट वाला देखना, प्रेफरेंस होल्डर का अच्छा ये भी बता दे रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का रेट होता है ये वेरिएबल होता है या फिक्स होता है, फिक्स होता है। ये भी चीज कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड का रेट, जैसे आपने पढ़ा होगा डिवेंचर 10%, बॉन्ड 10%, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का रेट होता है, ये सी नंबर देख लो, दे हैव ए फिक्स्ड मैच्योरिटी आफ्टर विच द प्रेफरेंस होल्डर मस्ट बी पेड ऑफ। हमारे इंडिया में ना, मैं नॉर्मली देखो क्या होता है ना, इंटरनेशनल एक होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, एक होता है इंडियन अकाउंट। हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से, हमारे जो इंडियन अकाउंटेंसी के हिसाब से, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उनकी एक मैच्योरिटी टाइम होती है, बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो अगर मैं रिलायंस कंपनी का शेयर्स परचेज कर लिया, कल को अगर रिलायंस कंपनी का शेयर मुझे बेचना, क्या रिलायंस कंपनी मेरे को जोर जबरदस्ती कर सकती है क्या, मेरा जब इच्छा करेगा मैं बेचूंगा। अगर मेरे को होल्ड करना है, फॉर एग्जांपल मैं होल्ड करना चाहता हूँ, मेरी आने वाली जनरेशन भी उसको होल्ड करना चाहती है, अरे होल्ड क्या दिक्कत। लेकिन आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर का कोई भी मेच्योरिटी पीरियड नहीं, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है एक मेच्योरिटी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर किया, जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो गया तो पूरा का पूरा जो पैसा आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया था आपको फिर क्या करना पड़ेगा, लौटाना। वही चीज यहाँ पे बोला गया, इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, ओनली कौन सा होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस। इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, कौन सा प्रेफरेंस शेयर होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर में कुछ मैच्योरिटी, जैसे आपने एफडी कराते हो ना, बोलता है ना 2 साल की एफडी, 4 साल की एफडी, 5 साल की एफडी,
ऐसे ही जब आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हो ना, वहाँ पे एक मैच्योरिटी पीरियड आती है कि 3 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, 4 साल के लिए। पर जब जब आप किसी कंपनी का आईपीओ लेते हो या किसी कंपनी का शेयर्स लेते हो, वहाँ पे मैच्योरिटी नहीं। मुझे ये बताना कि जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं, तुम लोग लग रहा है तुम लोग के साथ गलत हो रहा है। सर, इज़्ज़त बाद में मिल रही है, पैसा बाद में मिल रहा है, रीपेमेंट बाद में मिल रहा है ना? पर टेंशन ना लो, ये सब तो 3 साल के मेहमान हैं। ये सब मान लो 3 साल का था। मान ले भाई 3 साल में तो ज़िंदा रहेगा, मतलब प्रेफ़रेंस की बात करो, ठीक है? मान लो इनको प्रेफ़रेंस शेयर, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को जो मैंने प्रेफ़रेंस शेयर इश्यू किया, कितने साल के लिए? 3 साल। जैसे ही जैसे ही 3 साल खत्म हो गया, कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा लौटा दिया। अब क्या कंपनी के अंदर कोई भी प्रेफ़रेंस शेयर है? अब अगर डिविडेंड मिलेगा, सबसे पहले किसको? इक्विटी को मिलेगा। आपको 3 साल तक इज़्ज़त नहीं पाना, 3 साल तक इज़्ज़त नहीं पाना। जैसे ही प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को पैसा मिल गया, अब अगर रीपेमेंट होगा, अब अगर डिविडेंड बाँटेगा, तो डायरेक्टली किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आया? ऐसा नहीं कि जीवन भर आपको सेकंड, 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 ऐसा नहीं। कुछ समय की बात है, ये निकल जाएँगे, फिर आप ही बचिएगा। दूसरी बात, इक्विटी शेयर होल्डर का अपना ही बेनिफिट है। इनका तो मान लो फिक्स है कि जो भी प्रॉफिट होगा 5%, 5%, 5%। अरे डिविडेंड का रेट फिक्स होता है ना प्रेफरेंस केस में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोला गया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5-5%। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 5% कितना होता है 1 लाख का? 5,000। 5,000 रुपया इन लोगों को बाँट दिया गया। लेकिन याद रखना एक चीज़, इक्विटी शेयर होल्डर में कोई अमाउंट फिक्स, अगर कंपनी को मान लो 100 लाख का प्रॉफिट हुआ, 100 लाख में इनको कितना मिलेगा? ओनली 5%। मेजर अमाउंट किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। इक्विटी वाले में पता क्या है? रिस्क भी है। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो डिविडेंड भी किसको ज़्यादा मिलेगा? इक्विटी को। और अगर लॉस हुआ, तो सबसे ज़्यादा लॉस भी किसको होगा? बिकॉज़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहीं न कहीं पैसा 2-3 साल में तो मिल ही जाता है। 4 साल में तो मिल ही जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर में बेनिफिट भी है और लॉस भी। ज़्यादा गलत नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचना कि सर हम तो इक्विटी है तो फांसी लगा दिया। ऐसा नहीं। आपको पता नहीं था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 साल की बात है, जब ये निकल जाएँगे तो आप ही रह जाइएगा। जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको मिलेगा, जो भी रीपेमेंट मिलेगा आपको मिलेगा, और कल को कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती है तो सबसे सबसे ज़्यादा डिविडेंड भी आपको ही मिलेगा। इनका तो फिक्स है। क्लियर हुआ मेरा बात? ओके। अब मैं बात करता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल को ना पहले बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर आर द शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर। इसका डेफिनेशन है सिंपल। बोला जो प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन। जो प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? इक्विटी। ये लॉ में डेफिनेशन है भाई, मैं अपने मन से लिख के, सेक्शन 42 में डेफिनेशन दिया है कि जो प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? इक्विटी है। और तीसरा बात, इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होता है? वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट का ही तो खेला है भाई। इक्विटी शेयर होल्डर, अपना मनोबल मत गिराओ तुम लोग। तुम लोग पास क्या है? वोटिंग राइट। तुम लोग कंपनी के डायरेक्टर को बदल सकते हो। पता है ना? आज हमारे पास क्या है? एज़ ए इंडियन सिटीज़न हमारे पास क्या है? वोटिंग राइट। अगर कुछ गलत हो रहा है सरकार को बदल देंगे। ऐसे ही आपके पास क्या है? वोटिंग राइट। कल को डायरेक्टर कल को डायरेक्टर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप डायरेक्टर को बदल दो। अगर आपने थोड़ा बहुत कंपनी लॉ पढ़ा होगा, एसआर नाम का एक वर्ड होता है, ओआर नाम का एक वर्ड होता है। एसआर पास कीजिए, ओआर पास करिए, डायरेक्टर को चेंज करिए, सारे कांडी पुरुष को निकालिए, जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है? वोटिंग राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है क्या? नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता, बट जब मैं इनके हक की बात करूँगा, भाई ये लोग कौन है? अरे ये सामने रो कौन-सा है? सामने वाली रो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर जब मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इनको बोला गया था कि आपको 5% देंगे हम लोग डिविडेंड। इनको क्या बोला गया था? आपको कितना डिविडेंड देंगे? 5%। पर कंपनी का हालत थोड़ा खस्ता है। कंपनी बोल रही है कि डियर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपसे वादा किया गया था 5% के लिए, बट राइट नाउ कंपनी आपको 3% का डिविडेंड देना चाहती है। आप लोग एग्री है नहीं एग्री? इस केस में आपको क्या मिल गया? वोटिंग राइट। जब आपके हक की बात की जाएगी तब आपको वोटिंग राइट मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मली आपको वोटिंग राइट नहीं। जब आपके राइट के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है, इस केस में लॉ बोलता है नॉर्मली तुम्हारे पास वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे हक की बात होगी उस केस में तुमको वोटिंग राइट मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, सर फॉर एग्जाम्पल इन लोग को डिविडेंड मिला ही नहीं, कंपनी ने वादा किया। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा,
जब आप डिविडेंड देने का वादा करते हो तो वहाँ से 60 डेज के अंदर डिविडेंड देना। मान लो एग्जाम्पल कंपनी ने वादा किया था कि इनको डिविडेंड देना है, डिविडेंड दे, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं दी। लॉ ये बोलता है अगर 2 साल तक, 2 साल तक अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल गया, आफ्टर 2 ईयर्स आपके पास क्या आ गया, वोटिंग राइट। अब आप भी वोट डालिए, आप भी एक कांडी डायरेक्टर लोग को निकालिए जिसने वादा करके आपको डिविडेंड नहीं दिया। तो अगर 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला तो आफ्टर 2 ईयर्स इनको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट। आपने क्या क्या पढ़ा, समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करो। मैं तो ज्ञानबाजी करते जा रहा हूँ, कितना तुम्हारे दिमाग में ढुका। चलो बोलना स्टार्ट करो। एक बड़ा सा अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। एक तो मेरे मेरे को बस आंसर चाहिए, एक बड़ा सा अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा नंबर ऑफ यूनिट है, ओके। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नाम क्यों पड़ा, शेयर कैपिटल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक तो नहीं है भाई, एक तो शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर, तो सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शेयर कैपिटल। समझ में आया। अच्छा यहीं पर अगर पार्टनरशिप होता तो एस कैपिटल बीस कैपिटल, अगर सोल प्रोप्राइटर होता तो ओनली कैपिटल, ओनली कैपिटल। बट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है तो सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई शेयर्स कैपिटल। क्लियर हुआ, ओके। चलिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक हमारा था नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू, है ना। ये जो नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू है, ये सिंपली क्या बोलता है कि जो आपका टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल एक फिक्स्ड अमाउंट में डिवाइडेड है। आपका जो टोटल कैपिटल है वो फिक्स्ड अमाउंट से क्या है, डिवाइडेड है। उसी फिक्स्ड अमाउंट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। याद करो 1 CR डिवाइडेड बाई 10, याद आ रहा, अरे 1 CR डिवाइडेड बाई क्या था, 10। मेरा जो 1 CR था वो मेरा क्या था, टोटल कैपिटल। मेरा जो टोटल कैपिटल एक एक फिक्स्ड अमाउंट से डिवाइडेड है, उसी फिक्स्ड अमाउंट को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। मतलब सर आप इसकी बात करो क्या, तो भाई मैंने मिटा दिया क्या, अच्छा हाँ। 1 CR लिखा था ना, 1 CR डिवाइडेड 10, वो 10 को अपने क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू या नॉमिनल। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए आप। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने टाइप के शेयर कैपिटल है, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। अच्छा प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे गेट सम प्रेफरेंशियल राइट। सबके सामने, किसके सामने, इक्विटी शेयर होल्डर के सामने, सबके सामने नहीं। अच्छा कौन कौन सा प्रेफरेंशियल राइट है, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, जब मैं डिविडेंड दूंगा तो इक्विटी से पहले किसको दूंगा, प्रेफरेंशियल को। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सबसे पहले किसको दूंगा, प्रेफरेंस को, बाद में किसको दूंगा। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था, मैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करने गया, सामने क्रेडिटर खड़ा था, ठीक बगल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा था, सामने क्रेडिटर खड़ा था, ठीक बगल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा था, सबसे पहले किसको चढ़ावा चढ़ेगा, क्रेडिटर चढ़ा। तीसरा क्या बोलता है, क्या हमारे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अनगिनत अनगिनत सालों के लिए इशू कर सकते हैं क्या, नहीं। इन्फिनिटी के लिए इशू कर सकते हैं, नहीं। कितने सालों के लिए, कुछ कुछ लिमिटेड, 4 साल 5 साल से एफडी कराते हैं ना वैसे। जैसे ही 4-5 साल खत्म हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल वापस करो, इनको निकालो, ठीक है। अच्छा आते हैं इक्विटी, इक्विटी का नाम क्या है, अच्छा इक्विटी क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर। इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट। क्या होता है, वोटिंग राइट, ओके। कितने अच्छा क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर पास वोटिंग राइट होता है, अरे बोलो ना, बोलो सर जनरली नहीं होता, बोलो ना, होता है क्या, नहीं होता, बट कहीं कहीं मिलता है, नाम बताओ। जब इनके राइट के साथ क्या हो रहा, छेड़खानी हो रही, इनका 5% का डिविडेंड था, मैं बोल रहा भाई 3% मान जाओ। जब मैं प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तो 5% बोल के इशू किया था, अभी मैं कितना बोल रहा हूँ, 3%। इस केस में इनके राइट के साथ छेड़खानी हो रही है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मामला आ गया, अच्छा ये मामला तुम लोग का है क्या, इनका मामला है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मामला आएगा तो इनको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट। अच्छा एक तो ये वाला केस है, और एक तो केस कब है, अगर 2 साल तक इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं मिला, तो डिविडेंड नहीं मिला, 2 साल के बाद भी इनको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट। समझ आ रहा है। पता है टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी का 2 टाइप्स है, एक है आपका नॉर्मली जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर। एक्चुअली ये ऑर्डिनरी क्यों आया ना, क्योंकि 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है डीवीआर। एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है डीवीआर। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डीवीआर का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है।
तो ऑर्डिनरी शेयर में नॉर्मली क्या होता है, एक शेयर मतलब एक वोट होता है। तो ये बात कहाँ लिखा गया, कंपनी लॉ में लिखा गया। हाँ बोलो। हाँ समझ गए, ठीक है शांत हो जाओ, बता रहे हैं। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 100 रुपया। कितना कमाया? आपको पता है, कंपनी ना, कंपनी को डिविडेंड देना है। कंपनी को अगर डिविडेंड देना, ये बात डिसाइड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पीओडी बोलते हैं। कंपनी को डिविडेंड देना है या कंपनी को डिविडेंड नहीं देना है, इसका डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक रेजुलेशन होता है, उसको बोलते हैं BRAT BM, बोर्ड रेजुलेशन एट ए बोर्ड मीटिंग। इसमें सिंपली मेजोरिटी को चेक किया जाता है। मेजोरिटी मतलब मान लो 10 लोग हैं, 10 का मेजोरिटी क्या होता है? 6। अरे 10 का मेजोरिटी क्या होता है? 6। अगर लेट से 6 डायरेक्टर बोलते हैं, 6 डायरेक्टर बोलते हैं, 6 डायरेक्टर बोलते हैं कि डिविडेंड देना चाहिए, तो BR पास हो गया। लेट से BR पास हो गया। जब BR पास होता है, वहां पे ये भी डिसाइड डिसाइड किया जाता है कि कितना डिविडेंड देना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया का प्रॉफिट है। अब आप बताओ, अगर सारा का सारा कंपनी प्रॉफिट दे दिया तो कंपनी पास रिजर्व नहीं बचेगा, कंपनी पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट नहीं बचेगा। कंपनी को कल को री इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर लोन उठाना पड़ेगा। अब आप बताइए, आपको मैंने प्रॉफिट देकर खुश कर दिया। हाँ सुनिएगा, एकदम लैंग्वेज थोड़ा फील कीजिएगा। आपको मैंने डिविडेंड देकर खुश कर दिया, आप अभी खुश थे, 2 दिन बाद मैसेज आता है, हम लोग लोन लेना चाहते हैं। अब भड़क गए, अभी तो लोन लिया था, दोबारा क्यों लोन चाहिए? तो कंपनी बोलती है यार, अगर सारा का सारा डिविडेंड आप लोग को दे देंगे तो फिर कंपनी को री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। अब वो री इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी या तो आपके प्रॉफिट को यूज करे या कंपनी बाहर से क्या ले, लोन ले। समझ में आ रहा? अब आप बताइए, पहले 1 लाख शेयर होल्डर थे, तो जो भी प्रॉफिट आता था वो 1 लाख में, 1 लाख में पड़ता था। अब आपने सारा का सारा प्रॉफिट ले लिया, कंपनी का अकाउंट खाली हो गया, तो कंपनी को तो कैपिटल चाहिए री इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो कैपिटल दो तरीका है, या तो वो बैंक से लोन ले, जैसे ही बैंक से लोन लेने जाएगा आप भड़क जाओगे, फिर कंपनी बोलती कोई बात नहीं लोन नहीं लेंगे, नया फ्रेश इशू करेंगे। अब आप बताओ, जैसे ही फ्रेश इशू किया जाएगा तो आपका भी तो वोटिंग राइट डाइल्यूट हो जाएगा, आपका भी तो प्रॉफिट क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। पहले प्रॉफिट 1 लाख में बढ़ता था, अब अगर आपने लेट से 50,000 अलग से बुला लिया तो प्रॉफिट अब 1.5 लाख लोगों में बटेगा, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ना आप लोन लेने दोगे, ना आप लोन लेने दोगे, ना आप फ्रेश इशू लाने दोगे, क्या करना चाहते हो? एक ही तरीका है, आपको पूरा डिविडेंड, बैठो ना, मेरा बात समझ रहा है? अरे समझ पा रहा, फील कर पा रहा है? ना आप हमको लोन लेने दे रहे हो और ना ही आप मेरे को फ्रेश इशू लाने दे रहे हो। इस केस में कंपनी बोलती भाई सुन, तेरे को पूरा डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं सारा का सारा डिविडेंड तुझे दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, हम फिर री इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? और कल को प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तुम ही लोग गाली देगा, कैसा डायरेक्टर है प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं बांटती। प्रॉफिट का एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है और वो कहाँ पे डिसाइड होगा? बोर्ड मीटिंग में। प्रॉफिट का एक अमाउंट, मतलब 100 रुपया प्रॉफिट है, अब 100 में से कितना डिविडेंड देना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। और आपने एक वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं पीएल अकाउंट में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अरे सुना ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है वो पार्ट जो कंपनी अपने पास रख लेती है, जो शेयर होल्डर को नहीं। समझ में आया? भाई तुमको तुम्हारा क्वेश्चन मिला, तुमको तुम्हारा आंसर मिला भाई? हाँ, जो प्रेफरेंस को हटा के जो रहेगा सब बांट दिया जाएगा इक्विटी। समझा? हाँ, निकाल के 75%, 75% का जो अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। समझा? अब सुनो, जो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है, दो प्रकार के। एक है ऑर्डिनरी, इस बार मैं सिस्टम ये वाला कर दिया कि सारा डाउट है सब लोग। पहले क्या होता, मीडिएटर बनते थे, पहले मेरे को बोलता था फिर मैं तुम लोग को बोलता था, मेरे को एजेंट वाला फीलिंग आता, दलाल वाला, समझ रहे हो? इसलिए बोला डायरेक्टली
चलो 2 बार आ जाओ। 2 प्रकार का, एक ऑर्डिनरी शेयर, एक है डीवीआर। भाई म्यूट करेगा, तुम लोग का सारा घर का बात इधर आएगा पब्लिकली, फिर मत बोलना सर घर का बात बाहर कर दिया। एक है ऑर्डिनरी शेयर और एक है डीवीआर। ऑर्डिनरी शेयर में क्या होता है, एक शेयर के बदले एक वोट। डीवीआर का नाम क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। प्लीज कोई बताओ ना सर, डीवीआर क्यों इशू किया जाता है? डीवीआर कंपनी क्यों इशू करती है? सर देखने बहुत अच्छा लग रहा था, इशू कर दिया, क्यों इशू किया था बताओ ना। देखो नॉर्मली क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल आप शेयर होल्डर है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या है, शेयर होल्डर है। अगर मैं आपके राइट को डाइल्यूट करना चाहूंगा, मतलब डाइल्यूट मतलब आपके राइट को कम करना चाहूंगा, ठीक है, आपके वोटिंग पावर को कम करना चाहूंगा, वोटिंग राइट को कम करना चाहूंगा, आपको पसंद आएगा क्या? नहीं पसंद आएगा। मैंने क्या किया, एक तरीका निकाला। मैंने बोला सुन भाई, नॉर्मली आप लोग एक तो शेयर लेंगे तो एक शेयर के बदले एक वोट, पर आप टेंशन मत लीजिए, जो मेरा डीवीआर वाला शेयर लेगा ना, उसको 20 शेयर के बदले एक वोट देंगे, या 10 शेयर के बदले एक वोट देंगे, या 5 शेयर के बदले एक वोट देंगे। आपको तकलीफ है क्या? नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं 20 शेयर बेचूंगा तो 20 शेयर के बदले 20 वोट चला जाएगा, अब आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं बोला भाई टेंशन मत लो तुम, कंपनी को पैसा का जरूरत है, कंपनी इसी बहाने पैसा भी लाएगी, और आपका जो वोटिंग राइट है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं होगा, क्योंकि आप एक शेयर के बदले में एक वोट मिला था, बट उनको मैं 10 शेयर दूंगा, 10 शेयर के बदले कितना वोट दूंगा, एक तो वोट दूंगा, या 20 शेयर दूंगा, 20 शेयर के बदले कितना दूंगा, एक तो वोट। ये होता है डीवीआर कॉन्सेप्ट। डीवीआर में कंपनी को दो बेनिफिट होता है, पहला कंपनी को अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है, और कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उस एग्जिस्टिंग मेंबर का जो वोटिंग राइट है, उस वोटिंग राइट के साथ भी ज्यादा खिलवाड़ नहीं हो रहा है, ज्यादा ज्यादा डायलूशन नहीं, शेयर होल्डर भी खुश और कंपनी भी खुश। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नया है डीवीआर वाला, 2013 वाला एक्ट में लाया गया था। इस नए कॉन्सेप्ट से कंपनी को बेनिफिट होता है, और सबसे पहले उठाने वाला कौन है, सामने एक नाम दिख रहा होगा, देखो कौन है, टाटा मोटर्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर 300 का शेयर है, मान लो कोई कोई एक नॉर्मल शेयर है 300 का, डीवीआर 150 से कम ही रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि वोटिंग पावर भी तो कम मिल रहा है भाई। वोटिंग पावर, मैं 300 खरीदूंगा तो एक तो शेयर मिलेगा, अरे मैं तीन तीन तो खरीदू 300 का खरीदूंगा तो एक वोटिंग राइट मिलेगा, यहाँ मेरे को 150 करके 10 खरीदना पड़ेगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया ना, 10 शेयर इक्वल टू 1 वोट, ये टाटा डीवीआर ने लाया था। आप कभी गूगल करिएगा, लिखिएगा टाटा डीवीआर, वहां पे लिखा रहेगा 10 शेयर इक्वल टू। अगर आप टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का डीवीआर परचेज करेंगे, 10 शेयर के बदले कितना मिलेगा, एक वोट। इसमें ना कंपनी का बेनिफिट साथ पब्लिक का ही बेनिफिट है। पब्लिक, इंडिया में गरीबी कम है क्या? एक बार आंकड़ा उठाओ ना। अगर आप बोलते हो सर हम तो ठीक है, बगल भी ठीक है, पड़ोसी भी ठीक है, पड़ोसी ज्यादा कमाता है, भाई एक 150 करोड़ की पॉपुलेशन, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आप कहाँ एग्जिस्ट करते होगे? हम बहुत गरीब। तो डीवीआर क्या सस्ता भी होता है, सस्ता भी होता है, तो जिसके पास 300 रुपया नहीं है, का 150 में काम हो गया, तो पब्लिक को बोलते हैं यार सस्ता में शेयर भी मिल गया। और पता है ये वोटिंग पावर से ना हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक, अच्छा तुम बताओ, कल को तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी के पास वोटिंग, मान लो तुमने रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, कितना बार गया वोट डालने के लिए, तुम जाएगा? पता चला एक तो वोट डालने के उसका खर्चा हो गया उसका, जाएगा। पता है ना मीटिंग वगैरह नॉर्मली कहाँ होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा तो पर्टिकुलर स्टेट में होगा, और रिलायंस का सारा कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है, कलकत्ता से मुंबई है। डिविडेंड मिलेगा 10,000, अब वोट डालने में खर्चा हो गया 50,000। तो नॉर्मली जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक बोलती है यार हमको वोटिंग राइट से मतलब नहीं है, हमको मतलब नंबर ऑफ शेयर से, क्योंकि वोट राइट ना मैं डालने जाऊंगा ना, भाई टाइम कहाँ किसी को, मैं तो क्लास कराऊंगा, आप भी पढ़ाई करोगे, कहाँ टाइम है किसी के पास जाने। इसीलिए डीवीआर का जो कॉन्सेप्ट है ना, पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो गया कि इसमें काम भी कम लगेगा, और वोटिंग राइट उतना मतलब, भाई आम पब्लिक को वोटिंग राइट से क्या मतलब, कौन कौन, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपको समझ में आता वोटिंग राइट क्या है? एक बार तुम साइंस वाला समझाओ ना वोटिंग राइट क्या होता है, अपना साइंस भूल जाओगे। उसको समझाओ वोटिंग राइट क्या होता है, भूल जाओगे तुम वोटिंग राइट। नॉर्मल जो जनता है उसको वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ज्यादा कंपनी लॉ बोलता है कि जनता को वोटिंग राइट से मतलब नहीं है, चलो ऐसा शेयर दे दो जहां सस्ता भी उनको मिल जाए और वोटिंग राइट से ज्यादा फर्क ना पड़े। तो डीवीआर में सबका बेनिफिट, एग्जिस्टिंग मेंबर बोल रहा है मेरा वोटिंग राइट डायलूट नहीं हो रहा है, कंपनी बोल रहा है हमको क्या मिल गया, अच्छा खासा कैपिटल मिल गया, पब्लिक बोलता सस्ता मिल गया, और वोटिंग राइट लेने कौन जाए। ये कॉन्सेप्ट के लिए कंपनी ने डीवीआर शेयर का लॉन्च किया, ये पॉपुलर।
रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, सब डीवीआर इशू। हाँ बोलो। हाँ क्या क्या? डीवीआर क्या? सस्ता मिलेगा बिकॉज देखो ना, 10 शेयर के बदले एक वोट, वोटिंग राइट कम है ना। क्योंकि देखो मेन ना, मेन क्या होता है कि आप जब किसी कंपनी में देखो, वोट का बहुत बड़ा कमाल होता है। अगर मैं तुमको बता रहा हूँ, रिलायंस कंपनी में ना पूरे अंबानी फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अंबानी खानदान की बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम अनिल अंबानी जो सेपरेट हो गए। मतलब मुकेश, आकाश, गीता भाभी, सबकी बात कर रहा हूँ, समझ गए? सबकी बात कर रहा हूँ। 33% का वोटिंग पावर है। मतलब रिलायंस कंपनी में, आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी फैमिली का स्टेक कितना है? 33%। फॉर एग्जाम्पल अपना गैरिक को मिल गया 20%, कितना मिल गया? 20%। बिलीव नहीं करेगा, अगर इसके पास 20% का औकात है, मुकेश अंबानी से डेली चाय पीने आएंगे साथ। क्योंकि मुकेश अंबानी को डर है। 33% वो है, इसके पास कितना है? 20%। अगर एक पर्सन के पास 20% का वोटिंग पावर है, तो कोई छोटा मोटा आदमी है क्या? इसका तुम्हें बॉडी मत जाना, आया समझ, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। अगर इसके पास 20% है, तो सोचो इसके चमचे लोग कितने होंगे। सारा चमचा लोग को मिलाएगा और अंबानी फैमिली को रिलायंस से निकाल देगा। जितने लोग शेयर होल्डर बन के बैठे हुए हैं, आकाश, ये सब भाभी लोग, सब साइड चलो, खानदान बाहर। अब आप नॉर्मली, अब आप नॉर्मल शेयर होल्डर बन जाओ। है ना, बड़ी 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 कंपनी में सारा खेला किसका है? टेक का है। मतलब वोटिंग पावर का खेला है, क्योंकि जैसे ही आपके पास वोटिंग पावर आ गया, आप कंपनी का कुछ भी करो। आप रिलायंस कंपनी में गए और रिलायंस कंपनी में अंबानी फैमिली को निकाल दिए, बिकॉज आपके पास क्या आ गया? वोटिंग पावर। ये बहुत मैटर करता है। तो जिस शेयर के बदले ज्यादा वोट मिलेगा, उसका दाम भी ज्यादा रहेगा। जिस शेयर के बदले वोट कम मिलेगा, उसका दाम भी कम। समझ में आया? वोटिंग पावर का मेन खेला है। मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर रिलायंस कंपनी का 20% शेयर आ जाएगा, आप अभिषेक पांडे के पास क्लास नहीं करिएगा। लिटरली आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, मतलब तो वही रंक और राजा वाला हिसाब हो जाएगा। इतनी पावर आपके पास है। आ जाओ, 7 लेयर्स ऑफ। ठीक है, आज ना, आज जस्ट आज यही ये खत्म कर दूंगा, क्योंकि एक दिन ज्यादा पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट डे तुम लोग आएगा नहीं, बोला बहुत पकाता है। बोलो भाई। किसको रिप्लाई कर रहा था, सच बताना। किसी को रिप्लाई कर रहा था क्या? सुना पढ़ाया। आ जाओ, फिर से बता रहा हूँ, सुन लो। डीवीआर ना भाई, डीवीआर, सुन लो। अब तुम लोग थोड़ा पढ़ाई करते वक्त पर्सनल काम बाद में, वेट करने के लिए बोलना। पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। आ जाओ। डी डीवीआर आ जाओ। कंपनी डीवीआर क्यों इश्यू करता है? पहला, सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता। क्या आम जनता को वोटिंग पावर से फर्क पड़ता है क्या? आपने देखना, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मेरा मेरा पोर्टफोलियो में बहुत सारा शेयर है, से पूछना कभी वोट डालने गया था, ये क्या होता है? आम जनता को वोटिंग पावर से मतलब नहीं है। ये बात गवर्नमेंट को पता है। ये बात जो लॉ मेकर, उनको ही पता है कि आम जनता वोटिंग पावर लेकर क्या करेगी। और आम जनता को और जो हमारे लॉ मेकर है, जो गवर्नमेंट है, वो ये भी चाहती है कि लोग शेयर मार्केट में एक बार आए। मतलब पब्लिक लोग, पता है, जिस मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा आते हैं, अरे सुनो, जिस मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा आते हैं, उस मार्केट का ग्रोथ ज्यादा होता है। और जिस देश का शेयर मार्केट का ग्रोथ ज्यादा, तो आपको पता है उसका पासपोर्ट का वैल्यू भी बढ़ता है, उसका ओवरऑल इमेज अच्छा होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्टॉक मार्केट कौन सा है? वाशिंगटन। अरे वहां का, न्यूयॉर्क का भाई, अरे अमेरिका का। सबसे सबसे बड़ा जो है, इसमें अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पावर बना हुआ है। तो हमारे देश का, सुनो ना, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे देश में नंबर ऑफ पीपल ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। सोचो, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर सबके घर से 10-10 रुपए का चंदा आएगा, तो कितना पैसा आ जाएगा? ये बात गवर्नमेंट चाहती है। इसलिए लोग नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, जिससे स्टॉक वैल्यू का मार्केट वैल्यूएशन बढ़े। तो गवर्नमेंट चाहती है नंबर ऑफ पब्लिक ज्यादा पार्टिसिपेट करे, पर शेयर का दाम तो ज्यादा है। अब एमआरएफ का शेयर परचेज करने जाओगे, पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा। 1.5 लाख का एक तो शेयर। एमआरएफ कंपनी का शेयर का दाम कितना? 1.5 लाख रुपए। एक एक कंपनी का सोचो, इतना महंगा महंगा शेयर है, एक तो शेयर का दाम 1.5 लाख रुपए। कौन पब्लिक खरीदेगा? कंपनी। एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, नया कॉन्सेप्ट डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसका बेनिफिट क्या? पहला, कंपनी को सस्ता रहेगा तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा इसको परचेज करेंगे। और जो गरीब लोग हैं, वो भी बोलेंगे, वो भी अपना बोले, कॉलर का बोलेंगे, हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। गरीब लोग का पार्टिसिपेशन हो गया।
दूसरा बेनिफिट हो गया, कंपनी को पैसा मिल गया क्योंकि सस्ता था, ज़्यादा लोगों ने उसमें आईपीओ में पार्टिसिपेट किया। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर जो पहले से मेंबर बन के बैठे हुए हैं, उनके वोटिंग राइट से ज़्यादा छेड़खानी, बिकॉज़ जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको 1 वोट के 1 शेयर के बदले कितना वोट मिला? 1 ठो। लेकिन जो डीवीआर में आएगा वो 10 शेयर के बदले कितना वोट लेगा? 1 वोट। अब आप बताओ, मैं 10 डीवीआर खरीदूँगा, तब जाके मुझे 1 वोट मिलेगा। अगर मैं 50 50 डीवीआर खरीदूँगा, तब मुझे कितना वोट मिलेगा? 5 ठो वोट मिलेगा। कहाँ पे पुराना शेयर होल्डर जिसने 50 शेयर खरीदा, तो 50 शेयर में 50 वोट, और जो नया डीवीआर वाला जो 50 शेयर खरीदेगा पर 5 वोट मिलेगा। तो 45 वोट का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं डिफरेंस आ रहा है? तो एग्जिस्टिंग मेंबर बोल रहे हैं चलो ठीक है, हमारे जो वोटिंग राइट है उससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं। तो एग्जिस्टिंग मेंबर भी खुश है, कंपनी बोलती है यार हमको पैसा मिल गया, हम भी खुश है, और मेंबर और पब्लिक बोलती है यार सस्ता मिल गया, हम भी खुश है, सबका भला इसमें है। पर आपका जो अकाउंटेंसी में आपको ये सब करने को नहीं है। जस्ट मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज़ आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर आपको डीवीआर नहीं पता, आपको नॉर्मल शेयर नहीं पता, प्रेफरेंस शेयर नहीं पढ़ा, तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है भाई। नंबर लाके कोई फ़ायदा, नंबर तो सब लाएगा, कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, ठीक है? इसलिए डीवीआर का नया कॉन्सेप्ट लाया। अब तो क्लियर हो गया? भाई क्लियर हो गया? हाँ। 7 लेयर्स ऑफ कैपिटल, लास्ट टॉपिक, 7 लेयर्स ऑफ कैपिटल। पहला, ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल। भाई 5 मिनट खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो, इतना भी अत्याचारी हम नहीं है। चलो, ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल मतलब क्या होगा? एक कंपनी एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितना अमाउंट का कैपिटल रेज कर सकती है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट का जो कैपिटल रेज कर सकती है, तो बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। आपने सुना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें एक कैपिटल क्लॉज होता है, और कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है कि 5 करोड़ या 10 करोड़। तो जो 5 करोड़ या 10 करोड़ है उसका मतलब ये होता है कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा रेज कर सकती है? 10 करोड़। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी, एक एग्जाम्पल है, रिलायंस कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखा है 10 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस कंपनी मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकती है? 10 करोड़। क्या वो 11 करोड़ कर सकती? नहीं कर, नॉर्मली नहीं कर सकती। अगर उसको करना है, नॉर्मली उसको आरओसी वगैरह से करना पड़ेगा, परमिशन अपने मेंबर से भी क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना, लफड़ा है उसमें। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी कैन रेज इन हिज इंटायर लाइफ, कि अपने पूरे जीवन काल में कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है, मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज करती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल, अब मेरा एक एग्जांपल देखना, इसी एग्जांपल में मैं सब समझा दूंगा। मान लेते हैं 50 लाख इक्विटी शेयर है, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तो 50 लाख इंटू 10 कितना आएगा? 5 करोड़। कितना आएगा? 5 करोड़। तो कंपनी के पास कितना शेयर है? मतलब मान लो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है? 50 लाख शेयर। 50 लाख शेयर इंटू 10 रुपया कितना आएगा? 5 करोड़। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 5 करोड़, सॉरी, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया? 5 करोड़। अगर 5 करोड़ को मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करें, तो कंपनी मैक्सिमम शेयर कितना इशू कर सकती है? 50 लाख। कंपनी मैक्सिमम शेयर कितना इशू कर सकती है? 50 लाख। अब आप बताओ, ये तो मैक्सिमम है, बट क्या हर एक कंपनी डायरेक्टली 50 लाख इशू करेगा? मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम पूरे जीवन भर में 50 लाख इशू कर सकता हूँ। तो क्या मैं एक बार 50 लाख इशू कर दूंगा? नहीं। आउट ऑफ 50 लाख, आउट ऑफ 50 लाख कंपनी ने इशू किया 20 लाख। 50 लाख इशू कर सकती है। अच्छा तुम बताओ, क्या कंपनी 60 लाख इशू कर पाएगा? क्या कंपनी 55 कर सकता है? क्या कंपनी 50 कर सकता है? हाँ कर सकता है, वही लिमिट है। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो? 50 लाख। उसी 50 लाख को बोलेंगे ऑथराइज। ऑथराइज का मतलब आपको इतना रुपया रेज करने का ऑथराइजेशन मिला है, आपको इतना शेयर इशू करने का परमिशन मिला, दैट इज ऑथराइज। ठीक है। आउट ऑफ 50 लाख मैंने इशू किया 20। 50 लाख शेयर में से मैंने कितना इशू किया? 20 लाख शेयर। इस 20 लाख को क्या बोलेंगे? इशूड शेयर। आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा वहाँ पे लिखा रहेगा ऑथराइज कैपिटल इतना है, इशूड कैपिटल इतना है, सब्सक्राइब कैपिटल इतना है, पेड अप कैपिटल इतना है। पहले नॉलेज तो ले लो भाई, ये सब होता क्या है। 50 लाख मेरा क्या है? ऑथराइज। आउट ऑफ 50 लाख कंपनी ने कितना इशू किया? 20 लाख शेयर इशू किया। इस 20 लाख को क्या बोलेंगे? इशूड। क्या बोलेंगे?
अब जैसे ही कंपनी ने 20 लाख शेयर इश्यू किया, तो पब्लिक मैक्सिमम कितना सब्सक्राइब कर सकती है? 20 लाख। नॉर्मली कंपनी पता है बड़ी-बड़ी जो कंपनी होती हैं, वो ज़्यादा भी सब्सक्राइब कर लेती है। पता है ना रिफंड हो जाता है। क्योंकि अगर कंपनी ने 20 लाख शेयर इश्यू किया है और लेट्स से पब्लिक ने 25 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लिया है, तो 5 लाख शेयर को कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। पता है ना रिफंड करना पड़ेगा। तो 20 लाख शेयर अगर कंपनी ने इश्यू किया है, पब्लिक ने 20 लाख शेयर को सब्सक्राइब किया। इस 20 लाख शेयर को क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोल रहे हैं? अब कंपनी बोल रही है चलो ठीक है 20 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कैसे होता है आपको पता है? सब्सक्राइब का प्रोसेस कैसे होता है? आपने एक वर्ड सुना प्रोस्पेक्टस? तो कंपनी लेट्स से आप पब्लिक है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का पार्ट हूँ, मैं आया और आपको कंपनी का प्रोस्पेक्टस बाँटना स्टार्ट किया। जब मैं प्रोस्पेक्टस बाँटूँगा ना उसमें कंपनी के बारे में लिखा रहेगा। कंपनी देखने में बहुत सुंदर है, इस पर बहुत पैसा है ना? इसके बहुत प्रॉफिट कमाता है। इसमें जो डायरेक्टर लोग हैं भगवान का अवतार हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब खूब तारीफ लिखा रहेगा। प्रोस्पेक्टस में खूब तारीफ करके लिखा रहता है। सर तारीफ क्यों करते हैं? जैसे आप लोग अट्रैक्ट हो जाए। मेरे लिए नहीं कंपनी के लिए आया हुआ समझ जिससे आप लोग क्या हो जाए अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट मतलब उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएँ, पैसा। उस कंपनी में क्या लगाएँ? पैसा लगाएँ। भाई मैंने आपको दिया क्या प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बढ़ चढ़ के खूब तारीफ किया। आप लोग जैसे प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है यार कंपनी काफ़ी कैपिटल इतना पैसा और उसमें बगल में लिखा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इंटरेस्टेड है। आया हो सुना? अब आपको और लगा यार मोदी जी भी पैसा लगा रहे हैं। आया जोक्स अपार्ट ठीक है, मोदी जी थोड़ी पैसा लगाएँगे। सुनो, जैसे आपने लास्ट पेज पलटा, बगल में लिखा था एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ था? एप्लीकेशन मनी कंपनी क्यों बोलते हैं? ध्यान से सुनना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, लेट्स से आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, आपको मज़ा आया प्रोस्पेक्टस पढ़कर। अब आपके मन में आ रहा है, यार लगाना चाहिए इस कंपनी पे। ये बात कंपनी कैसे फ़ील करेगी? क्या आप सच में इंटरेस्टेड हैं? कंपनी बगल में क्या लिखी मतलब उसके साथ में ही प्रोस्पेक्टस साथ में ही कंपनी एनेक्स करके स्टेपलर करके क्या डालती है? एप्लीकेशन मनी। कंपनी ये बोलना चाहती है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तुमको कितना शेयर चाहिए तुमको कितना शेयर चाहिए, वो सारा नंबर ऑफ शेयर डाल दो और एप्लीकेशन फॉर्म को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवा दो। अब ये कंपनी ऐसा क्यों करती है? लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से मैंने बोला आज कितना तारीख है भाई? 20 तारीख। 20 तारीख को 12 बजे अभिषेक सर तुम लोग को अकाउंट्स पढ़ाएँगे। पूरा कलकत्ता उठ के आ गया। तुमको लग रहा है हम पूरा कलकत्ता को एक बार में पढ़ा पाएँगे? नहीं। लेकिन पता है मैंने क्या बोला? कि आप जैसे मैंने अनाउंस किया कि 20 तारीख को भाई पढ़ाऊँगा। जैसे बोला सर 20 तारीख को पढ़ाएँगे, सब लोग आ गया। लेकिन मैं पता क्या बोला लास्ट में? जो लोग आएगा साथ में गुरु दक्षिणा लेकर आएगा। अब आप बताइए, पूरा पब्लिक उठ के आएगा या जो इंटरेस्टेड लोग वही उठ के आएगा? तो आप मतलब जो आएगा वो गुरु दक्षिणा लेकर आएगा। इससे ये पता चल जाएगा बंदा क्या है, सीरियस है। ऐसे ही कंपनी भी चाहती है। अगर कंपनी बोलती है हम आप सबको शेयर बाँटना चाहते हैं, सब लोग लाओ, लाओ शेयर लाओ सारे लोग। कंपनी बोलती है तुम्हारे माँगने से थोड़ी देंगे। तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, अगर तुमने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में डाल दिया, इससे कंपनी को एक मैसेज आता है कि हम तुम्हारे कंपनी में क्या है? इंटरेस्टेड है। अब आप बताइए 1 लाख लोगों को मैंने प्रोस्पेक्टस इश्यू क्या 1 लाख लोग एप्लीकेशन भरेंगे? जिसको इंटरेस्ट आएगा, वो लास्ट वाला पेज में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपना सब कुछ डिटेल डालेगा, कितना शेयर चाहिए वो सब डाल करके कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है या जो स्पीड पोस्ट का में एड्रेस होता है, उसमें करके जमा करना पड़ता है। कंपनी को बिल आपने सुना होगा एप्लीकेशन मनी? जी, जो वही जो एप्लीकेशन के थ्रू जो पैसा आया, उसी एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। अब समझ में आया? अरे पढ़ा होगा 11th-12th में, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड वाली। तो जो एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आप बताइए, कंपनी ने कितना पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 20 लाख। कितना सब्सक्राइब किया? 20 लाख। एक बार रिवाइज़ करते हैं। कंपनी का ऑथराइज़्ड कैपिटल कितना है? 50 लाख। कंपनी ने इश्यू कितना किया? 20 लाख। पब्लिक सब्सक्राइब कितना कर सकती है? 20 लाख। कितना कर सकती है? 20 लाख। अब कंपनी को पता है, यार ₹10 करके मँगाएँगे, ₹10 करके मँगाएँगे, लो रोना गाना स्टार्ट करेगा। कि अचानक से हम ₹10 अब सोचो अगर किसी इंसान ने 1 लाख शेयर लिया होगा, आउट ऑफ 20 लाख अगर किसी ने एक मान लो एक इंसान है, उसने 10 लाख 1 लाख शेयर लिया होगा, 1 लाख इंटू 10 करो कितना आएगा? 10 लाख रुपया। अब कंपनी को पता है 10 लाख को बुलाने में 10 लाख रुपया एक जन से निकालने में बहुत तकलीफ होगा, तो कंपनी बोलती है, भाई हम एक बार में ना ₹10 करके नहीं मँगा रहे, हम एक बार में मँगा रहे हैं ₹8 करके। तो कंपनी ने बोला कि 20 लाख जो शेयर होल्डर है
उन 20 लाख को बोलती है कि आपको 8 रुपया करके देना है। कंपनी एक बार में 10 रुपया नहीं मंगा रही है, कंपनी इंस्टॉलमेंट मंगा रही है। कंपनी क्या मंगा रही है? इंस्टॉलमेंट। आपको मैं बता रहा हूँ ना, इंस्टॉलमेंट कंपनी क्यों मंगाती है? क्योंकि एक बार में पैसा देना सबके लिए तकलीफ हो जाएगा। कंपनी बोलती है भाई इंस्टॉलमेंट दे दो। तो कंपनी जो इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। तो कंपनी को पता है 10 रुपया करके ये लोग देगा नहीं, चलो 8 रुपया करके मंगा लेते हैं। 20 लाख शेयर को कितना रुपया करके मंगाया? 8 रुपया। उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। अच्छा, तुमको लग रहा है कि 20 लाख लोगों को बोला गया? हमारे इंडिया में आपको पता है एनपीए, नॉन प्रॉफिट क्या है? नॉन प्रॉफिट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन तक अगर आप कोई भी लोन चुकाते नहीं, वो किसमें जाता है? एनपीए में आता है। हमारे यहाँ पे ईएमआई बहुत मिस होती है। भाई इंडिया है, सब जगह होता है। वही गवर्नमेंट, सोचो पब्लिक, पब्लिक ने कितना शेयर सब्सक्राइब किया था? सॉरी, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया था? 20 लाख। कंपनी बोलती है 20 लाख शेयर सब्सक्राइब किया है, चलो 8 रुपया करके दो। जो कंपनी मांग रही है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जो कंपनी मांग रही है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। आउट ऑफ 20 लाख, 19,50,000 शेयर, 19,50,000 शेयर का पैसा आया 8 रुपया करके। कितना पेमेंट आया? 1,56,00,000, 1,56,00,000 आया। लेकिन जो 50,000 शेयर्स थे उनका पैसा नहीं आया। क्या इंडिया में ईएमआई मिस होता है कि नहीं मिस होता? ये जो 50,000 शेयर का पैसा 8 रुपया करके नहीं आया। कितना? 50,000 इंटू 8 करो, कितना आएगा? 4 लाख। ये जो 4 लाख रुपया कंपनी को नहीं मिला। अच्छा, कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया था? 1.6। अरे कॉल्ड अप कितना किया था? 1.6। मिला कितना? जितना मिल गया उसको बोलेंगे पेड अप। जितना मिल गया उसको बोलेंगे पेड अप। जो नहीं मिला उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। तो 1.6 में से 1.56 मिल गया, तो 4 लाख नहीं मिला, इस 4 लाख को क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। ठीक है। अब एक चीज बताना, फॉर्मूला क्या बन गया? सिंपल। कॉल्ड अप कितना था? 1.6। कॉल्स इन अरियर कितना हो गया? 0.4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.6, 1.56। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर इक्वल टू क्या हो गया? पुट अप शेयर कैपिटल। आप बोलोगे सर 5 ही हुआ, आपने 7 को लिखा था। 5 में क्या क्या आ गया? ऑथराइज, ऑथराइज, फिर क्या हो गया? इशूड, फिर क्या हो गया? सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। 5। कॉल्स इन अरियर 6। एक होता है एडवांस, क्योंकि एडवांस कुछ पैसा वाला आर्यन टाइप का लोग पैसा वाला है, तो क्या आप 8 रुपया बोल रहा है? 10 रुपया ले। तो कुछ एडवांस हो गया 7। ठीक है ना? तो कॉल सेंटर 6 हो गया, एडवांस क्या हो गया? कुछ पैसा वाले लोग होते हैं क्या बार बार भिखारी कर 8 रुपया पूरा लेके जा, कुछ एक्स्ट्रा लेके जा, तो एडवांस टाइप हो गया। आपके साथ हो गया। एक बार बस रिवाइज करके 2 मिनट में रिवाइज करके छोड़ दे रहा हूँ। सुनो, कंपनी 50 लाख, सुनो ना, कंपनी 50 लाख शेयर इशू कर सकती है पूरे जीवन काल में, उसको क्या बोलेंगे? ऑथराइज। इशू किया, अरे खाना वाना खा नहीं खाया तुम लोग? खाया है ना? फिर भी बोलो यार। हाँ बोलो भाई। बढ़ा सकती है बाई पासिंग एस आर, बी आर एड बी एम, बाई पासिंग एस आर, आर ओ सी परमिशन, आर डी परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट सबका लगा परमिशन। सुनो, 50 लाख शेयर, सुनो 50 लाख शेयर कंपनी इशू कर सकती है, उसको क्या बोलेंगे? ऑथराइज। कितना इशू किया? 20 लाख, उसको क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? इशूड। उसके बाद कंपनी ने 20 लाख इशू किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया फॉर एग्जाम्पल 20 लाख, तो उस 20 लाख को क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब। कंपनी को पता है ये लोग 10 रुपया करके नहीं देगा, उसने मंगाया 8 रुपया करके। 20 लाख शेयर 8 रुपया करके, क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप। 20 लाख में से ना 19,50,000 लोगों ने पेमेंट किया, उसको क्या बोलेंगे? पेड अप। जो पेमेंट नहीं किया उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। अच्छा, कॉल्स इन अरियर के बाद छठा और एक होता है एडवांस, हो गया 7। 7 लेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, थैंक यू। और आपका नेक्स्ट क्लास मैथ्स होगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? मैथ्स होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल से जुड़े हो ना? हाँ, एक मिनट भाई, बस आप लोग को अनाउंसमेंट चैनल सबसे जुड़ जाना है, टेलीग्राम जुड़ जाना है, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी फर्दर अनाउंसमेंट होगा इसी थ्रू होगा। तो नेक्स्ट क्लास आपका मैथ्स का होगा, ये आपको बता दिया जाएगा, आज ही आपको शाम को बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हाँ भाई, किसका डाउट है बताओ? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रुक जाओ, एक रुक जाओ, एक मिनट, सुनाई नहीं पड़ रहा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ,